अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। कितने लोग कैफ का अपना पहला या दूसरा रिजल्ट देख चुके हैं। चले सर आ जाएं, कोई मसला नहीं है, सब फेल होते हैं। और घबराने की बात इसलिए नहीं होती सर क्योंकि सब फेल होते हैं, मैं भी फेल हुआ और आज आपके सामने माशाल्लाह क्वालिफाइड हूँ। सही है। तो सर एक पेपर में मेरा सीए फाइनल में एक पेपर रुका है और आप समझें कि वो मेरा जो पेपर रुका है वो निकला चौथी दफा में। लेकिन यहां पर एक बात कहूंगा सबको, सर देखें इस जिस फील्ड में ना मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूं, सिर्फ शुरू में थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि सर मेरे पास माशाल्लाह रेगुलर क्यूरीज हैं पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी। आप में से अगर कोई किसी को पता है लिंक्डइन क्या होता है, गए हो कभी लिंक्डइन पे? सही, फेसबुक के अलावा एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, बड़ा अच्छा है। अगर आप लिंक्डइन पे जाएं और मेरी प्रोफाइल पे जाएं तो मैं यूएस के लिए माशाल्लाह कोशिश करता हूं कि हायरिंग करूं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं। तो पहले पीडब्ल्यूसी में था, अब केपीएमजी में भी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, इंशाल्लाह आगे जाके एक दो और फर्म्स भी आ रही हैं जो कि अब स्पेसिफिकली कह रही हैं कि हमें पाकिस्तानी सीए बच्चा चाहिए। क्यों सर? वो इंडियंस को कंसिडर नहीं कर रहे, वो श्रीलंकन्स को नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमें पाकिस्तानी बंदा चाहिए। रीजन बीइंग ये है कि सर कुछ तो है ना, और वो कुछ ये है कि आईकेप आपको जिस लेवल पे टेस्ट करता है ना, उस लेवल पे ना एसीसीए करता है अपने स्टूडेंट्स को और ना ही आईसीडब्ल्यू करता है, ना इंडियन सीए करता है। सर मैं सच बता रहा हूं, मैं अक्सर अपनी क्लासों में एक बात कहता हूं कि ये बात दिमाग से निकाल दें। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी है, जो कि ये होता है कि यार मैं तो खानदान का टॉपर था, इंटर में तो ये भाई, और मतलब कल एक बच्चे के मुझे जो है अम्मी का फोन आया कि सर सब परेशान है कि इसके पेपर कैसे रुक गए। मैंने कहा सबको कहते हैं अब ये सीए में आया है। सही है। देखें सर, इंटर में खानदान का टॉपर, ए लेवल्स में बेस्ट स्टूडेंट सीए में आते हैं तो याद रखें सर बहुत सारी चीजें। एग्जांपल ये देता हूं कि आईकेप तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च करता है साल के 8 पेपर बनाने पे। अब 8 पेपर कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब तो खैर उसमें से भी इफेक्टिवली 6 रहे। जब आईए होता था सिलेबस में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो अब नहीं है, आपने सुना होगा, आईए FAR1, FAR2 और FAFR 6 महीने में एक अटेम्प्ट होती है, तो 4 into 2 8 हो गए। सर इनके लिए जो स्टाफ आईकेप ने रखा हुआ है ना, तकरीबन उनका जो पेमेंट है ना, पे आउट है, वो 1.5 करोड़ रुपया है। एक पेपर रफली, एक पेपर अगर आप देखें तो अराउंड मोर और लेस हम देखें तो आईकेप को यार 8 पेपर के हिसाब से आप लगाएं तो ये 19 लाख समथिंग का पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है एक पेपर जो तुम्हारे सामने आता है वो आईकेप बनाने में 19 लाख लगाता है? तो ऐसा लगाएगा कि बिल्कुल आसान हो। खानदान वाले तुम्हें कंपेयर करते हैं यूनिवर्सिटी, स्कूल या अपना इंटर बोर्ड वगैरह से कि भाई 5 ईयर टक 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 आ गया। सर सीए में कुछ चीजें समझनी है जिनके ऊपर अभी मैं स्पेसिफिकली फोकस करूंगा आपको ये समझाने के लिए कि सर सीए में किस तरीके से पास हुआ जाता है। जो बच्चे अभी पहली अटेम्प्ट भी देंगे, दूसरी भी, याद रखो सर सीए में आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपने जो है बहुत अच्छा पढ़ा, सारी क्लासेस ली, इस बात की गारंटी नहीं कि आप पास हो जाएं। सीए में सर जो पेपर में बैठ के 3 घंटे है ना, अच्छा जिन बच्चों ने अभी पीआरसी दिया है ना, उनको एक बात बता दूं कि ये पीआरसी एक लॉलीपॉप था जो आपको घेरने के लिए था। क्या आप पीआरसी के पेपर निकालें 4-5 और आप बोले भाई मैं तो आया, और सीए में आते ही मेरे 4-5 पेपर, क्योंकि हमारे टाइम पे क्या होता था, मॉड्यूल ए होता था, उसी में अंग्रेजी रोक लिखने वाला पर्चा बच्चों का, किसी का अंग्रेजी रुक रहा है, किसी का क्यूटी रुक रहा है, और बच्चा वहीं से चलो भाई 2 अटेम्प्ट में रोका, तीसरे अटेम्प्ट में एसीसी है। तो यार कोई सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट नहीं आता था ना, अचीवमेंट नहीं आती थी। बोला यार कंप्यूटर बेस करो, इसको पहले 5 पेपर निकाल के खुश करो, फिर उसको असल गेम में लेकर आओ। तो ये बेसिकली अब सीए में आते हैं। अब सर याद रखें जो कैफ के पेपर होते हैं, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, मैं कुल मिला के आईकेप के पेपर्स में 25 मरतबा बैठा हूं 20 पेपर पास करने के लिए। 20 पेपर 25 मरतबा। तो मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूं कि सर जो मेरा तजुर्बा है वो कहता है
कि बच्चा 3 रीजन से फेल होता है। एक तो होते हैं लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स, चले सर, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, इसकी मेरी गारंटी है 100% कॉन्सेप्ट। अब यहां पर एक बहुत बड़ी जो बच्चा गलती करता है, पहली क्लास में अभी बता रहा हूं बहुत सारों को, सही है कि भाई इस चीज के ऊपर दिमाग में रख लो, मुझे ईमानदारी से बताओ, मुझे ईमानदारी से बताओ, जिन बच्चों ने कैफ की अटेम्प्ट्स दे दी हैं कुछ, सही है, वो मुझे ईमानदारी से बताएं कितने लोगों ने स्टडी टेक्स्ट को पढ़ा था। नहीं पढ़ते सर। जिन्होंने अच्छा, जिन्होंने पीआरसी की दिए, कितने लोगों ने उसमें देखी थी स्टडी टेक्स्ट वगैरह, सही है सर। अब मसला ये होता है पीआरसी एफसी सर, कैफ में आके बच्चा स्टडी टेक्स्ट देखता नहीं है, टीचर की चीजों पे रिलायंस करता है। बिल्कुल करो, मेरी एक आदत है, मैं हर टॉपिक की स्टडी टेक्स्ट एक दफा घुमाता हूं ताकि आपको ये अश्योर्ड हो। एग्जाम्पल के तौर पे बात बता दूं सर, बाज मर्तबा कुछ सवाल ऐसे होते हैं उसने टीचर ने नहीं कराया लेकिन आईके अपने अपनी स्टडी टेक्स्ट में डाल दिए। अब वो सवाल आपने नहीं किया तो पेपर में अगर वो सवाल पड़ेगा तो आपको मसला। तो स्टडी टेक्स्ट नहीं देखते, स्टडी टेक्स्ट के एमसीक्यूज नहीं देखते। एमसीक्यूज का ऐसा लेवल है, एक टॉपिक है रेशियो एनालिसिस, एग्जांपल से बता रहा हूं सर, जिसने उसके एमसीक्यूज नहीं देखे ना, उसने वो टॉपिक ही नहीं किया। उसके एमसीक्यूज में दुनिया, बाकी उसके सवाल तो आसान है। तो सर कॉन्सेप्ट्स ये इंशाल्लाह गारंटी है। प्रैक्टिस, अभी आपको पहला टॉपिक मिलेगा, उसमें आप देखेंगे सब कुल मिला के एग्जाम स्टैंडर्ड सब कुछ, तकरीबन आप कोई 33 या 35 सवाल करेंगे एमसीक्यूज के अलावा। तो वहां से इंशाल्लाह जब आपकी प्रैक्टिस होगी। लेकिन सर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं अक्सर कहता हूं, स्मार्ट स्टडी, पासिंग मार्क्स अप्रोच, अब उसके ऊपर आ रहा हूं सर, वो है टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट। सर सुनिएगा सर, ये बात मैं कहता हूं सबसे बड़े कसूरवार हम टीचर होते हैं यहां पर। सर बच्चे को 6 महीने पढ़ाएंगे भी, प्रैक्टिस भी कराएंगे, लेकिन असल चीज होती है कि बच्चे को यह सिखाना कि भाई तू पेपर में 3 घंटे में परफॉर्म कैसे करेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, कब किस टॉपिक में मुश्किल सवाल आ गया तो उससे पासिंग मार्क्स कैसे निकालेगा। सर इस चीज के ऊपर अनफॉर्चुनेटली टीचर्स मेहनत नहीं करते। सर याद रखें, मैं आपको, मेरी बात अभी लिख लो, जितना भी तैयारी करके चले जाओ, तुम्हें 70 नंबर से ज्यादा का पेपर नहीं आ रहा होगा। बाकी के जो 30 नंबर हैं वो तुम्हें, ये तुम्हारा दिमाग करवाएगा, पासिंग मार्क्स अप्रोच सिखाएगी। अब सर ये पासिंग मार्क्स अप्रोच क्या होती है? सवाल पढ़ा, लेकिन उस सवाल में से हर चीज आप पूरी नहीं कर पाएंगे, हर चीज आपको आती है। कसम खुदा की मैं आपको एक ये सी, आज सब घर पे जाएंगे, आईकेएफ की वेबसाइट खोलेंगे, CFAP 1 पे जाएंगे, FAFR पे, उस पे FAFR पे विंटर 2018 पे एग्जामिनर कमेंट्स में जाएंगे। सर विंटर 2018 एग्जामिनर कमेंट्स में एग्जामिनर चीख के पता है क्या कह रहा है? मैं उसको जरा अपने अल्फाज में जाता हूं, बोलता है भाई देख तेरी इतनी औकात नहीं, CA फाइनल के बच्चों को कह रहा है कि तू मेरा दिया हुआ हर सवाल पूरा सही कर सके, तेरी इतनी औकात। वो कह रहा है भाई तुझसे जितना हो रहा है पासिंग मार्क्स ले और आगे बढ़। अब मसला यही है कि सर बच्चा जो है ना पासिंग मार्क्स के ऊपर ही नहीं जा रहा, बच्चा और 1-2 एडजस्टमेंट मुश्किल है, पूरा सवाल। बच्चे को सर ये चीज सिखानी है मुझे क्लासों में कि किस तरीके से किस टॉपिक में क्या चीज जो है पासिंग मार्क्स। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है, अभी जो पढ़ रहे हैं हम, इंपेयरमेंट में बता दिया भाई 3 चीजें, 3 में से 2 चीजें आसानी से निकल आती हैं, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू। अब ये चीजें कैसे, ये चीजें आपको सिखानी है। पहली चीज पासिंग मार्क्स अप्रोच, किस तरीके से मुश्किल सवालों में से भी इजी मार्क्स निकाल के पास। सर कसम खुदा कि जो बच्चे सीख जाते हैं ना, इसके बाद तो मुझे अभी बच्चों ने मुझे थ्योरी के पेपर्स में कहा कि सर हमने आपकी स्मार्ट स्टडी और ये पासिंग मार्क टेक्निक्स आई कि यार पूरा सवाल आया उसमें से नहीं आ रहा, 10 नंबर 4 नंबर की चीजें आ रही हैं, वो तो कर, तो पूरे सवाल के। अब ये चीजें कैसे आएंगी? प्रैक्टिस से, क्लास में प्रैक्टिस से, सिखाने से कि भाई देख इस सवाल में ये चीज है, पासिंग मार्क्स। फिर बात है सर स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या चीज होती है मैं आपको सिखाता हूं। सर स्मार्ट स्टडी ये होती है, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं आपको।
सर एक टॉपिक है FAR1 की भी दूंगा एग्जाम्पल, ताकि बच्चों को समझ में भी, और टेक्स्ट की भी दूंगा। एक टॉपिक है FAR1 में जिसका जो है ना नाम है IS-23, कुछ बच्चों ने शायद पढ़ा हुआ, बोरिंग कॉस्ट। सर यकीन माने वो टॉपिक उसका टेस्टिंग लेवल 1 है। क्या है? अब ये टेस्टिंग लेवल क्या होता है मैं समझाऊंगा। टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब है मैक्सिमम ICAP कितने नंबर का सवाल पूछेगा? 8 नंबर का। अब टीचर उसमें पता है क्या कर रहे हैं? FAR2 के 20-20 नंबर वाले सवाल करा रहे हैं। यार उन सवालों के साथ ऑलरेडी मसला है, वो ICAP ने गलत बनाए थे उस जमाने में, तभी 1.5 करोड़ की टीम रखी है। और फिर आप बच्चे को उसके ऊपर मेहनत कर ले, और इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप मेहनत नहीं कर रहे, तो सर ये स्मार्ट बच्चे को भी सोचना है कि यार ये टॉपिक 8 नंबर तक का आएगा, तो इसका अगर मैं वो सवाल कर रहा हूं जो कि पास पेपर में 25 नंबर का टेस्ट हुआ है, तो ये गलत है, गलती है। आपको 8 नंबर लेवल वाले सवालात करने हैं बाकी टॉपिक्स पे। ये दूसरी एग्जांपल देता हूं, ये सब इससे रिलेट करेंगे। आप सबने बचपन में कहीं ना कहीं थ्योरी याद की हुई होगी, है ना? जिसने इंटर दिया हुआ है, जिसने CA में आ गए हैं, कितने बच्चों ने टेक्स्ट का पेपर दे दिया है? हाथ उठाएं जिन्होंने टेक्स्ट का पेपर दे दिया, बाकी अभी देंगे। कोई थ्योरी, चलो देखें अब ICAP में ना ये चीजें स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा किस चीज पे लाऊंगा। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी साथ है ना, तो एक दफा लिख दें CC। CC का मतलब होता है हमारा क्रिस्टल क्लियर। चले सर टेक्स्ट के पेपर में कुछ आप देखेंगे थ्योरी है इतनी मुश्किल, कसम खुदा की, जो मैं अपने टाइम से बताऊं ना, मैं रोज याद करूं, रोज भूलूं, रोज याद करूं। एक वक्त आया कि मैंने कहा बाहर में जाए, मैंने कहा पागल थोड़ी हूं यार, इसको रोज याद कर रहा हूं, रोज भूल रहा हूं, ये क्या है? तो आप यकीन माने मैंने वो थ्योरी क्या कर दी? छोड़ दी। मैंने कहा बाहर में जाए, उस थ्योरी को मैंने छोड़ा, और मतलब छोड़ा इनसे एकदम पढ़ ले, पेपर में आएगा कर लूंगा, 8 नंबर की आएगी ना, बाकी 92 तो पक्के करूं। तो सर स्मार्ट स्टडी क्या होती है? आपको टॉप सिलेबस पूरा कवर करना है, लेकिन आपको अंदाजा हो कि यार ये 3-4 टॉपिक हैं जो पेपर का 60 नंबर बनाएंगे, बाकी टॉपिक कितना नंबर बनाएंगे? तो भाई आप क्रिकेट, जो लोग, कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? देखो खेलते तो कुछ ही होंगे, लेकिन देखते कितने लोग हैं? बाकी लोग क्रिकेट नहीं देखते, सभी देखते हैं या नहीं? सर क्रिकेट का आइडिया तो होगा ना। क्रिकेट में पाकिस्तान को टारगेट मिला 350 का। कितने का? 350 का। तो आप क्या समझते हो, जो 11वें नंबर पे बेचारा बॉलर आएगा वो रन बनाएगा? जो 10वें, सर कौन बनाता है? शुरू के 4-5 बैट्समैन होते हैं, वो रन बनाते हैं। तो पेपर को भी भाई स्मार्ट स्टडी ये होता है कि 4-5 टॉपिक जो है होल्ड करते हैं, और बाकी टॉपिक जो है सिर्फ। अब मैंने पिछली दफा लोगों को चिल्ला के कह गया, बहुत सारे बच्चों को जो आउटसाइडर थे, बच्चा रेशोज को बड़ा हल्का लेके जाता है कि यार ये रेशोज है, पता नहीं सही है वो। मैं चिल्ला के बच्चे को बोलता रहा कि बेटा रेशोज ग्रिड के हिसाब से लाजमी हो गया है, और रेशोज के ऊपर बड़ा सवाल पिछली दफा लाजमी था, बच्चे को पता ही नहीं था। सर एक चीज है ICAP ने निकाली है जिसको हम प्यार से कहते हैं ग्रिड। ये यूजुअली पहली क्लास में टीचर्स भी रेफर नहीं कराते ना, बच्चा देखते हैं, और फिर बच्चे हम एंड में रोते हैं कि यार पेपर क्यों हमारे रुक जाते हैं। भाई ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात याद रखो, जो PRC से आए ना वो समझेंगे PRC वाला जमाना खत्म। अब जो असल जमाना है मेरा बच्चा, वो किसका है? ये हमने कहा कैफ का जमाना है। इसमें ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ICAP आपको चिल्ला के बताएगा कि बेटा कौन सा टॉपिक कितने नंबर का, तो तुम्हें स्मार्टली जाना है। और ICAP इस कदर बेचारा मासूम है। देखो तुम्हें ICAP का सबसे बड़ा जो है ना खैर खुआ मैं मिलूंगा। रीजन बीइंग क्या है, जब मैं भी तुम्हारे लेवल पे था ना गालियां देता था, मतलब वो हो भाई क्या फजूल इदारा है यार, मतलब इतना पढ़ाता है। मैं आपको अपने एक किस्सा बताऊं, ये चले CA फाइनल का था, मेरा एक पेपर है दूसरी दफा में निकला CA फाइनल का, कंपनी लॉ। ये मैं आपको ICAP का बता रहा हूं, सही है। अच्छा अब तो ओपन बुक हो गया, उस जमाने में वो पेपर ओपन बुक नहीं था। और आप समझे, आपने क्लास जो है ना, बल्कि नर्सरी से लेकर A लेवल्स तक या इंटर तक जितनी चीजें याद की है ना, याद करने वाली चीजें थी, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करने, उतनी एक पेपर में करनी होती थी हमें, सही है। अब वो पेपर याद नहीं करो तो आप गए, इतना बड़ा सिलेबस, ओपन बुक भी नहीं था, याद रट्टा। आप सोचो CA में पहली अटेम्प्ट में मेरा पेपर रुक गया 46 पे। मैंने कहा चले यार अगली अटेम्प्ट देता हूं। अच्छा मुझे पता था, ये गलती मुझे पता चल गई
कि क्यों रुका? भाई पेपर रुका इसलिए कि मैं आखिरी दिन रिवाइज नहीं करके जा सका था। अब याद रखो, ये भी सिखाऊंगा आखिरी स्मार्ट स्टडी में, ये भी है कि आखिरी दिन रिवाइज कैसे करना है। हर सवाल को आखिरी दिन नहीं देखना। पास में लिखाता हूँ लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन, में लिखाता हूँ लर्निंग आउटकम, उन पे देखना है। खैर उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, मैंने कहा यार आखिरी दिन पूरा सिलेबस देखना है। अब मैंने सोचा आज भाई पूरी जो है ना रात जागेगा और पढ़ेगा। मैंने कहा क्योंकि रात नहीं जगा तो ये हाथी जितना सिलेबस रिवाइज। मैंने घर में अम्मी को कहा कि यार मुझे कॉफी शॉफी एक थर्मोस में बना के दे दें, आज मैं पूरी रात जाग के पढ़ूंगा। नियत की और भाई पढ़ना शुरू शाम के 5 बजे से पढ़े जा रहा हूं। बस नमाज का ब्रेक, खाना तो वैसे ही सही है, आप खाना खा रहे हो या वॉशरूम में हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता था, सही है। तो मैं चला गया पढ़ने, पढ़ रहा हूं। रात के 2:30 बजे मुझे कुछ अनयूजुअल महसूस हुआ। मुझे लगा यार मेरे दिमाग पे यहाँ पे कोई रग है ना, धड़क रही है। मैंने थोड़ी देर इग्नोर किया, यार वो मुझे लगा धड़क जोर से रही है। मैंने कहा भाड़ में जाए सीए, मर जाऊंगा, दिमाग की रग फटी। मैंने किताबें वहीं पे बंद की और मैं सो गया, सही है। 2 घंटे बाद उठा और फिर जो है पढ़ना शुरू किया। लेकिन सर सीए में वो क्या था, अब ये चीज सिखा रहा हूं, पढ़ने वाला बच्चा कहाँ फेल होता है। सुनना सर, वो आखिरी दिन पैनिक अटैक उसको होता है कि यार मुझसे तो तैयारी नहीं हो रही, मतलब मुझे तो कुछ नहीं आता। ये सीए में होगा, कसम खुदा की पहली क्लास में सुन लो, नॉर्मल है। मुझे बहुत दफा हुआ कि एक दिन पहले कि भाई कुछ नहीं आता, गए, सही है। लेकिन मैंने कहा मतलब मेमन सोचती पीछे, मैंने कहा फीस बड़ी है ना, पेपर देने जाऊंगा, सही है। तो मैंने कहा पेपर देने जाऊंगा। पहली चीज एक दिन पहले अपने आप को पैनिक से बचाना है। अक्सर बच्चों का आता है कि सर वो जो है ना मेरी तबीयत खराब हो रही है और मैं ना एक दिन पहले मेरे को ये मसला वो मसला। मैं लड़का होता है ना तो सुना भी देता हूँ, खवातीन को नहीं कहता, लड़के को मैं कह देता हूँ भाई ये जो ना सिर्फ टोपी ड्रामे, सिंपल सी बात है, तुझे डर लग रहा है कल के पेपर से और तू घर वालों का माइंड रेडी कर रहा है कि मेरी तो तबीयत। मैं कहता यार कभी ऐसा नहीं हुआ बाबर आजम ने या विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले कहा हो कि मुझे मोशन लग गए। उसको कुछ नहीं हो रहा है, दुनिया देख रही है। तुझे एक पेपर देने से पहले एक दिन पहले तबीयत क्यों खराब होती है? क्योंकि आप डर रहे होते हैं। इस डर को निकाल दो। ये सीए में जितने भी क्वालिफाइड बच्चे हैं ना भाई, इस वक्त जो घूम रहे हैं मुझे समेत, हम सबको पेपर से एक दिन पहले यही लगता था कुछ नहीं आता। पहली चीज। दूसरी चीज, पेपर में कैसे परफॉर्म करना है सर, ये सिखाना है। 15 मिनट कैसे, खुदाड़ा कौन सा सवाल पैसे पहले नहीं उठाओ, कौन सा सवाल जो है पहले उठाओ, किस किस्सा से अफसर, ये सब चीजें सिखानी है। पढ़ने वाला बच्चा यहाँ फेल हो जाता है, इसको कहते हैं पासिंग मार्क्स अप्रोच। स्मार्ट स्टडी में ये सिखाना है कि किस तरीके से किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, कितनी वेटेज देनी है, क्या करना है। अब एक ट्रेंड चल चुका है, मैं आपको बताऊं। सीए फाइनल के कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में सीए फाइनल के टॉपिक से आ गए, जो कि आपसे वो कभी पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके लेवल पे उसने वो चीज डाली 8 नंबर की। अब टीचर्स क्या कर रहे होते हैं, खतरनाक सवाल सीए फाइनल के मैं भी करवाता हूं, बट उनको थोड़ा अमेंड कर देता हूं। टीचर्स क्या करते हैं, सीए फाइनल के खतरनाक सवाल कराते हैं विदाउट अमेंडमेंट। तो बच्चा क्या हो जाता है सर, वहीं पे अबे भाई ये तो इतना मुश्किल टॉपिक है, और पैनिक आता है। यार पास करवाना है, यकीन मानो सीए बहुत आसान है। ये चीज मैंने सीखी और कसम खुदा की मैं बात कह सकता हूं, अगर आप मेरे टाइम पे पास होने वाले बच्चों में देखें ना, तो अगर जो टॉप 10 बच्चे होंगे जिन्होंने सबसे कम पढ़ के पास किया है, तो उनमें मैं एक था। रीजन बिंग क्या था, मैं था और मेरा एक दोस्त था। यार हम ये बात समझ गए थे कि 6 महीने एक तरफ जो हम 180 डेज पढ़ते हैं, वो 180 डेज एक तरफ, और दूसरी तरफ हम लेकर आते हैं 180 मिनट्स, जो कि आप पेपर में। सर एक बंदा बहुत अच्छा जो है ना प्लेयर है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी करता है, डोमेस्टिक खेलता है, इंटरनेशनल मैचेस में नहीं चल सकता, तो वो फजूल है। आप याद रखें, क्लास में सीखना है, यहां पर अप्लाई करना है। मसला ये टीचर्स का फोकस यहां पर तो बहुत होता है, इसको इग्नोर कर देते हैं। ये 180 मिनट्स और पेपर से एक दिन पहले का, ठीक है सर। अब आते हैं बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, मैं अब आपको कुछ चीजों के ऊपर और लेकर आऊंगा मेरा बच्चा। एक चीज जो उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम पहले से क्विकली मैं आपको कुछ चीजें दिखा दूं, और वो चीजें ये हैं कि एक सबके पास एक हैंडआउट आ चुका है, सही है, जिसके अंदर हम ग्रेड को डिस्कस कर रहे हैं, सही है।
ये सर ग्रिड क्या चीज है, मैं आपको सिर्फ पहली क्लास में इसका आइडिया दे रहा हूं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, सब बच्चे इसको हर क्लास में कैरी करेंगे। सर क्यों जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? इसलिए जरूरी है क्योंकि इस ग्रेड में आके अपने आप के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस ग्रेड पे आने से पहले एक छोटी सी चीज पे और मैं आपको बता दूं कि सर आईकेप ने अब कुछ चीजें कर दी हैं। उसने कहा है टॉपिक्स को मैंने 3 टेस्टिंग लेवल में छोड़ दिया है। टेस्टिंग लेवल 1 क्या है? अब ये बातें बच्चों को पता ही नहीं होती सर, यकीन माने अटेम्प्ट पहली हो जाती है, पता ही नहीं होती। टेस्टिंग लेवल 1 जो है इसका मतलब है कि आईकेप मैक्सिमम 8 मार्क्स का सवाल पूछेगा। जिस टॉपिक का टेस्टिंग लेवल 1 है उसके ऊपर मैक्सिमम कितने नंबर का सवाल आएगा? इससे ऊपर का आईकेप ने कसम खाई हुई है नहीं, और पूछता भी नहीं है। इसी तरीके से जो टेस्टिंग लेवल 2 है उसके ऊपर मैक्सिमम कितने नंबर का सवाल है? 20 मार्क्स, 20 से ऊपर। और टेस्टिंग लेवल 3 कितना है? उसके ऊपर मैक्सिमम 25 मार्क्स। अब आपके लिए गुड न्यूज ये कि आपके सिलेबस में FAR 1 पे कोई भी टॉपिक टेस्टिंग लेवल 3 का या तो 8 वाले पूछेगा या तो। अब सर एक और भी है जिसको हम कहते हैं प्रोफिशिएंसी लेवल। प्रोफिशिएंसी लेवल भी 3 है। लेवल 1 जिसमें वो कहता है भाई तू बेसिक्स पढ़ के आ। क्या पढ़ के आ? बेसिक्स से ज्यादा मुझे तू चाहिए भी नहीं इस टॉपिक में। सर लेवल 2 है। लेवल 2 में वो कहता है कि तुम चीते बन के आओ। क्या बन के आओ? चीता बन के आओ, मतलब अच्छे से पढ़ के आओ। और 3 में वैशी बन के आओ। इस टॉपिक को तो छोड़ो ही। अब अच्छी चीज है कि आपके सिलेबस में कोई भी बोले इतना दरिंदा नहीं बनना, सीए फाइनल में बनाऊंगा। अभी तो मासूम से बच्चे हो, नन्हे मुन्ने है ना, चीते वाले सारे टॉपिक्स चीते वाले। इसने कहा हर टॉपिक में क्या बन के आना है? पूछूंगा या तो 8 नंबर का या तो 20 नंबर का। अब सर एक और चीज, बच्चे से ना पेपर में टाइम ही मैनेज नहीं होता। दुनिया बड़ी पड़ी, 80 नंबर का पेपर किया, 85 का किया। सर ये टाइम कैसे मैनेज होगा? एक चीज जिसके ऊपर मैं इस दफा इंशाल्लाह फॉलो करवाऊंगा, क्विज़ेस तो हम हमेशा लेते हैं, क्विज़ेस के मैं आंसर देता हूं, बट क्विज़ेस इस मर्तबा इंशाल्लाह आपको चेक कॉपीज मिड चेक होके मिलते हैं। क्विज़ेस भी आपको रैंडमली इंशाल्लाह चेक होके मिलेंगे ताकि आपको गलती पता चले। सर क्विज बच्चा नहीं करता जिसकी वजह से बच्चा फेल होता है, मॉक नहीं देता। एक आखिरी में सर ये टाइम एंड प्रेशर, एक आखिरी में बताता हूं, क्विज वीक पेपर से 1 महीना पहले डेली आपको एक टॉपिक का क्विज आ रहा है, सही है। अब सर यकीन माने जो बच्चे वो क्विज वीक सीरियसली देते हैं ना, क्योंकि मेरा मानना है कि हम आपको जितना भी कहते हैं ना बेटा शुरू से पढ़ तू नहीं पढ़ेगा, जागोगे तो एंड में। भाई एंड में जागो लेकिन इतना जाग जाओ। मैं आपको सच बताऊं, मैं अपने आप को पहली चीज छोटी सी एडवाइस ये समझो, एज ए स्टूडेंट तुम्हारा क्या लेवल है। क्या मतलब सर स्टूडेंट मेरा क्या लेवल है? सर कुछ बच्चे होते हैं, मैं जब स्टूडेंट था ना मेरी स्कूल से आदत थी कि मैं आखिरी के 20 दिन में पढ़ता था, लेकिन वो ऐसा पढ़ता था कि किसी का बाप नहीं पढ़ सकता। मतलब मेरी अपनी जो है मतलब खानदान में शादियां हो और मतलब फुप्पो की बेटी अम्मी कह रही है कि बेटा नहीं आज आप फुप्पो को बुरा लगे, मैंने कहा लगने दो, मैंने कहा लगने दो, मैं जो है पढ़ूंगा भाई। लगा मैं बस आखिर पढ़ता इसी टाइम पे हूं। तो यकीन मानो मैंने खानदान के फंक्शन छोड़े, सही है, घर वालों का मैंने कह दिया कोई भी काम नहीं करूंगा, मतलब कोई भी पढ़ूंगा भी घर में और कोई भी काम नहीं करूंगा। अम्मी को कहता देखिए अम्मी सही है, आप आखिरी के 20 दिन इमोशनल नहीं होइएगा कि मैं दही ले आती हूँ ये वो। मैंने कहा भाई को मैंने बोल दिया भाई तू देख लेना जरा, लेकिन वो आखिरी के 20 दिन मुझे पता था मैं पढ़ के निकाल दूंगा, मेरी स्कूल से आदत थी। हर बच्चा, मेरा एक और दोस्त था, हमारी पेपर से 1 दिन पहले ना मस्जिद में नमाज के लिए जाए हम, बस इमाम साहब लंबी सूरत पढ़ा रहे तो गुस्सा आ रहे छोटी कराओ, सही है। अब उसका मसला ये कि वो पेपर के बाद, सुबह पेपर है, इशा की नमाज के बाद नाई की दुकान में जा रहे हैं हजाम के पास। क्यों? बोलता है कर वो इतनी लड़कियां आएंगी ना तो जरा। और हमारी मतलब हालत ऐसी कि जिनकी दाढ़ी नहीं उनकी दाढ़ियां बढ़ गई, सही है। पेपर उसके भी निकले, पेपर
हमारे भी निकले, लेकिन पॉइंट क्या था सर, वो जो था ना मेरा दोस्त, उसकी जिंदगी थी लाइब्रेरी की। वो पूरा साल क्या होता था, लाइब्रेरी में बैठा होता था। हम पूरा साल पार्टी करते थे, तो आखिरी के 1 महीने में हमारी हालत, और वो चिल होता था। वो अक्सर हमें तंग करने के लिए फोन, हमने उसको फोन ही नहीं उठाते थे एंड में, क्योंकि हमें पता था इसकी तो पूरी तैयारी। तो अपने आप को पहचानो, तुम एंड में पढ़ के पेपर निकाल सकते हो तो एंड में पढ़ो, लेकिन एक चीज जो मेक श्योर करता था, मैं क्लासें नहीं छोड़ता था। ये चीज आपको भी मेक श्योर करनी है, क्लासें ना छोड़ें सर। रिकॉर्डिंग आई है, और सर रिकॉर्डिंग में आने के बाद जो हमें सबसे बड़ा मसला हुआ है ना, और मसला ये हुआ है कि बच्चे का, मैं रिकॉर्डिंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं कहता हूं रिकॉर्डिंग ले सकते हो लो, लेकिन अपने एक टाइम टेबल बना लो कि यार हफ्ते का टारगेट दो, ये चीजें मुझे कंप्लीट करनी है। आप ये सब काम करते नहीं और एंड में मुझे मैसेज आते हैं, सर वो है ना एक टॉपिक की आपकी 8 लेक्चर्स हैं, मैं टॉपिक तो नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? वो कजन की शादी हो रही थी तो मैं टॉपिक नहीं ले पाया। अब आप मुझे बता दें उस 8 में से मुझे कोई भी बता दे 3 लेक्चर जो मैं लूं और पूरा टॉपिक कवर। मतलब ये मतलब जादू है ना सर, कि वो बच्चा बेचारा पागल है जिसने 8 क्लासें ली और तो 3 लेक्चर में सब कुछ कवर कर लेगा। खुदारा क्लास अगर रिकॉर्डिंग है, मिस हो रही है, सब कुछ है, उसको तुम लोग यार अपने टाइम टेबलिंग बनाओ, मुझे ये चीज कवर करनी है, और प्रोविजनिंग करो भाई, अभी बकरे ईद वगैरह भी आएगी। चलें सर, अब टॉपिक की तरफ आने से पहले एक दफा मैं आपको ग्रेड दिखा दूं। सब बच्चों के सामने एक ग्रेड होगी सर। इस ग्रेड में आप देखें, आपको 3 सीरियल नंबर में 3 चीजें नजर आ रही है, ABCD। ABC मतलब D नहीं, सही है सर। अब आप देख लें सर, हर टॉपिक के आगे आपको मार्क्स नजर आ रहे हैं 35 से 45। सर ये पासिंग, आज से हमारी जो ना स्मार्ट स्टडी शुरू हो गई। इसने कहा है कि भाई ये शुरू में जो मैंने 5 टॉपिक दिए हुए हैं ना, जिसमें चेंजेस इन इक्विटी है, कैश फ्लो है, और करेक्शन ऑफ एरर है, और IS8 है, बाकी इसने कहा कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर NPO है। बोला इनके ऊपर मैं 35 से 45 नंबर का पूछूंगा, और IK पूछता है। IK इन 6 टॉपिक के ऊपर 35 से 45 पिछले अटेम्प्ट में भी पूछे और आगे भी पूछेगा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा पेपर इन 6 से आ जाए, नहीं, हो ही नहीं सकता। अब ये चीज आपको पता हो यार। इसमें से देख लो सर, जो 3, 4, 5 है उनका टेस्टिंग लेवल क्या है? 1। मतलब क्या है सर, आपका करेक्शन ऑफ एरर का सवाल कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा PRC में या कहीं, करेक्शन ऑफ एरर का सवाल आपका 8 नंबर से ज्यादा का आ ही नहीं सकता। यहाँ पे 20 नंबर का सवाल बन ही नहीं सकता, ये बात आपको बता रहा है वो। सर इसी तरीके से ग्रेड B में आए, कितने टॉपिक हैं? 3। सर सबसे पहले तो स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर 1 है, जो कि आप समझे वाहिद थ्योरी है, वो इसने कहा 1-2 नंबर की पूछता है, ज्यादा नहीं। इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है हमारा पास? रेशोस, कितने नंबर? 20। तीसरा टॉपिक है EPS, कितने नंबर? 20 तक का पूछ सकते हैं। अब सुनना, उन बच्चों से जिन्होंने FR1 पहले अटेम्प्ट किया हुआ है, सर बहुत सारे बच्चों को ये बात ही पता नहीं होती। ये बात रूल बना दो, ICAP जब भी कोई नया टॉपिक लेकर आता है ना, तो उसके ऊपर ICAP ने उसूल बना दिया है कि पहली अटेम्प्ट में 8 नंबर पूछूंगा, 8 से ज्यादा। अब सर हमारा बच्चा क्या गलती करता है? हमारा बच्चा ये गलती करता है कि सर उसको ये बात पता ही नहीं होती है और उसकी तैयारी करके जाता है 20 नंबर के हिसाब से। EPS पिछली अटेम्प्ट में फर्ज था कि 8 नंबर से ज्यादा का नहीं पूछेगा। सर EPS नया सिलेबस में आया था, 8 नंबर से ज्यादा का नहीं, और बच्चा उसकी पता नहीं क्या क्या तैयारी कर रहा है। भाई 8 नंबर कॉन्सेप्ट साले लो, लेकिन यार सवाल वो प्रैक्टिस करो जो कि 8 नंबर के एम्बिट में आते हो। अब ये बात है आपको कौन बताएगा? आप तो खुद नहीं करेंगे, टीचर को बताना है। खैर इस दफा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि नया हो, तो इस दफा EPS 20 नंबर का आ सकता है। सही है सर। सर इसके बाद जो तीसरी ग्रेड है हमारे पास, इसमें से कितने का पूछेगा? 30 से 40 नंबर का उसने कहा पूछेगा। और अगर आप इसको देखें तो सर इसके अंदर हमारे बकिया टॉपिक हैं, इसके अंदर भी 3 T1 वाले टॉपिक हैं जिनका टेस्टिंग लेवल क्या है? 1 है। तो इसका मतलब यह है कि सर ग्रेड हमारे सामने वाजे है। क्लियर है सर? अब आए सर, एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी से मैं बात शुरू करूंगा और उसके बाद पहले टॉपिक पे आ जाएंगे।
चीजें आपको पास्ट याद रखें, सर पास कराना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपने क्विज़ेस देने, मॉक्स देने, मिड देने, खुदारा तुम ये करो, रिकॉर्डिंग ले रहे हो रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे जाओ, लेकिन डिसिप्लिन रहो। कम से कम टीचर को एक मैसेज कर दिया करो कि हाँ सर मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया। हमें यकीन मानो कभी कभी मैं आपको भाई बच्चा एनरोल कितना है, बच्चा एनरोल माशाल्लाह 300 है। अच्छा भाई ये हम देखते हैं फिजिकल में और लाइव क्लासों में कितना आ रहा है, 60 मिला के कितना आ रहा है, बाकी 240 बच्चा कहाँ है। अगर हम पिछले बैच की अगर एग्जांपल दूं, हमें नहीं पता कहाँ है, पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा ये हमें पता ही नहीं होता था सर। अब उसमें से कुछ बच्चा निकालते रिकॉर्डिंग पे जाओ। चलिए सर एक छोटी सी स्टोरी है कि देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सीए में आए हो ना, मैं आपको आज भी कसम खा के ये बात कह रहा हूँ, ये वाहिद फील्ड है। कल मेरे एक दोस्त से मेरी यूएस में बात हो रही थी, जो तुम्हें पाकिस्तान से बाहर कितने लोगों को जाना है भाई, कितने लोगों को पाकिस्तान से बाहर ही सेटल होना है, मतलब एक होता है ना डिसीजन मेकिंग, भाई नहीं रहना यहाँ पे। अच्छा ये जितने अभी हाथ उठा रहे हैं ना कि हमें बाहर, ऑनलाइन वालों तुम भी बताओ भाई, जितने अभी हाथ उठा रहे हैं ना कि हमें बाहर जाना है, यकीन मानो इतने ही पाकिस्तान में रहते हैं, बाकी सारे कहां जाते हैं। आज इस वक्त हमारा 70% बच्चा पाकिस्तान से, क्योंकि जब तुम सीए क्वालिफाई हो गए और तुम्हें मिलेगा साल का $1.25 लाख का पैकेज, 1.25 लाख को जरा मल्टीप्लाई करोगे तकरीबन बनेंगे हमारे 4 करोड़ के आसपास, कुछ नहीं 4 करोड़ नहीं सॉरी, तकरीबन हमारे 2 करोड़ के आसपास, 2-2.25 करोड़ ये शुरू में। अब जो मेरे साथ के लोग गए वो बैठे हुए तकरीबन साल के 2.5 लाख 2.25 लाख के पैकेज पे, तो 4-4.5 करोड़ साल का पैकेज आप लगाओ तो महीने के 30-40 लाख का जब ये पैकेज होता है एक बंदे को 30-31 साल की उम्र में, ये इस फील्ड की वजह से माशाल्लाह होता है। अगर आप यूएस में हो, सही है, तो ये इसी, तो यकीन मानो तुम चाहे आईबीए चले जाओ, तुम चाहे लम्स चले जाओ, तुम इतनी आसानी से पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हो। नौकरी के लिए जाना है डायरेक्ट बगैर कुछ पढ़े, तो उसके लिए सर सबसे बेहतरीन फील्ड ये है। कितनी लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को माशाल्लाह हमने बढ़ते हुए देखा। कि एक छोटी सी कहानी, तकरीबन बात है 2010 की, और उस 2010 में 2 स्टूडेंट्स सुबह सुबह सीए की क्लास लेने के लिए ही निकल रहे थे, घर से निकल रहे थे, और सर वो स्टॉप तक पहुंचे, बस स्टॉप तक बस का इंतजार कर रहे थे, और उतने में एक बस यूं आ रही थी और एक बस यूं, ये वाली बस ने इसको हिट किया, वो दोनों स्टूडेंट यहाँ पे खड़े थे और बस उनके ऊपर। उनमें से एक स्टूडेंट उस टाइम पे होगा 55-60 केजी का, उसको बस ने मारा, वो उड़ा है और उड़ के दीवार, दुकान पीछे थी उसके शटर पे सिग्नल के साथ दुकान थी, लग रहा है गिर गया। दूसरा स्टूडेंट उसको थोड़ा हैवी था, बस के साथ आया, और दोनों की बचत अल्लाह ने ऐसी की कि सिग्नल बीच में आ गया, तो सिग्नल पे बस लग के रुक गई, वरना दोनों अभी अल्लाह के पास होते। तो खैर दूसरा जो स्टूडेंट था ना, उसकी एक पाँव बस के नीचे फंस चुका है, दूसरा गिरा हुआ है जो शटर पे गया है। अब सर जो दूसरा स्टूडेंट शटर पे लगा हुआ था, उसमें उसको होश था, और जो उसका दोस्त आगे था वो बिल्कुल तकरीबन बेहोश था। तो उसने सबसे पहले अपने घर वालों को, जो दूसरा स्टूडेंट शटर पे था, पहले उसकी कहानी बताऊंगा, घर वालों को वहां से फोन किया है, बोला यार मेरा एक्सीडेंट हो गया है, सिग्नल पे यूं आ जाओ। घर वाले आए हैं, मोहल्ले वाले आए हैं, और अजीब सा कोराम हुआ ये कि भाई उस टाइम पे उसको उठाया और एक्सीडेंट सिविल हॉस्पिटल के पास हुआ था, और उसको सुजुकी में, एम्बुलेंस थी नहीं, सुजुकी में डाल दिया उसको। सुजुकी में डाला तो उस स्टूडेंट का कहना है कि उसके अब्बा को की तबीयत खराब हो गई, उसके अब्बा लेट गए, क्योंकि उन्होंने देखा उनके बेटे का पाँव जैसे अपना नॉर्मल यूं होता है ना, कि आपका पंजा यूं निकला हुआ होता है, बेटे का पंजा उल्टा हो गया था, सही है, और मतलब यहां से यहां का कनेक्शन मुनकता। खैर सिविल में दोनों को लगे गए, दोनों को देख के कहा कि भाई एक जो है, जो शटर वाला है, उसकी ये हड्डी टूट गई है बिल्कुल, और टूटी भी कैसे होता है, नॉर्मल फ्रैक्चर है यूं हो जाए, तो उसकी हड्डी इतनी बीच में से निकल के बाहर है, चूड़ा हो गई है अब ये। और दूसरा जो स्टूडेंट था सर, उसके पांव, ये वाली हड्डी भी टूटी थी और ये भी टूट गई थी। खैर पहले वाले को जिसकी हड्डी टूटी थी उसको सिविल में था, उसको सिविल से लेकर गए जियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन, जियाउद्दीन क्लिफ्टन लेके गए, और ये बात है जून की, कब की बात है सर, जून की। जियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन लेकर गए, और वहां पर जब उसका जो है ना ऑपरेट हुआ, 10 दिन वो रहा हॉस्पिटल में, उसकी मतलब हालत ऐसी थी, उसके पाँव इतना बुरी तरीके से, गोश भी खराब हो चुका था
कि सर उसको जब बेड पे लेटाते थे ना तो हर थोड़ी देर बाद बेडशीट चेंज करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके पाँव से मुसलसल लिक्विड निकल रहा था, खून नहीं, अजीब सा, मतलब बदबू भी आ रही है, सब कुछ है। खैर जून की जो है ना उसका वो हुआ, ये हुआ। उसके बाद वो घर पे आया, उसने कहा उसकी मॉड्यूल डी की सीए फाइनल की उसकी कैफ की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी। उसने कहा पेपर तो मैं नहीं दे पाऊंगा। जून उसका इसी में निकल गया। 21-22 जून की बात थी, जून खत्म हुआ, जुलाई भी आधे से ज्यादा निकल, जुलाई भी पूरा ही निकल गया, उसने पेपर देने का सोचा ही नहीं। अगस्त की 7 तारीख को उसकी एक टीचर, जो कि मेरी भी काफी रिस्पेक्टेबल टीचर है, उनका नाम है मिस साइमा, कि कुछ बच्चों ने उनसे शायद BMBS पढ़ा हुआ हो, उनका फोन आया। उन्होंने कहा बेटा तुम पेपर दे रहे हो? उसने कहा मिस, अच्छा वो लैब्स की भी आखिरी अटेम्प्ट थी, उस टाइम तक लैब्स भी था कि एक में फेल सब में फेल, सीए में ये पॉलिसी थी। उसने कहा बेटा तुम पेपर दे रहे हो? उसने कहा नहीं मिस मैं कैसे दूं, मैंने तो क्लासें छोड़ी हुई है, मेरी तो हालत ही है। मिस ने कहा नहीं बेटा मुझे तुम पे भरोसा है, तुम पेपर में बैठ जाओ, तुम निकाल लोगे। अब टीचर ने जब उसको मोटिवेट किया ना, बेटा तुम निकाल सकते हो, तब उसने बोला नहीं यार ये मिस ने कहा है तो इसका मतलब है कि कुछ तो है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, किसी ने मदद की किसी ने नहीं की, कि भाई तू मुझे आके ये पढ़ा दे। उस टाइम पे कॉस्टिंग होता था उसका सीए मॉड्यूल डी में, IT होता था, कंपनी लॉ होता था और ऑडिट होता था। किसी ने मदद की, किसी ने कुछ करके। पेपर वाले दिन जब वो सुबह घर से निकल रहा था, उसकी अम्मी ने पूछा बेटा तैयारी कैसी है? उसने कहा अम्मी जंग में जा रहा हूँ लेकिन पिस्तौल में गोलियां नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता क्या कर रहा हूँ। खैर गया। पेपर में वो कैसे जाता था, उसके भाई और अब्बू उसको छोड़ने जाते थे आईकेप तक, क्योंकि वो 2 महीने तो बेड रेस्ट है, वो अगस्त की 15 को बेड रेस्ट पे था। उसके बाद उस हल्का हल्का चलना शुरू हुआ था। उसके दोस्त आईकेप में उसको सहारा देते थे, उसको उठा के सीट तक उसकी पहुंचाते थे। पेपर खत्म होता था और पेपर में भी उसको टांग वांग लंबी करने की फैसिलिटी मिली हुई थी कि भाई अगर तुझे कुछ हो तो टांग लंबी कर ले। उसके दोस्त उसको उठा के वापस उसके अब्बू और भाई बैठे हुए होते थे, उनके हवाले करते थे, और वो इस तरीके से उसने पेपर दिए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके चारों पेपर निकल गए। फिर वो फर्ग्यूसन का इंटरव्यू देने गया, नंबर 1 फर्म। अच्छा अब मसला ये हुआ था कि उसके साथ, खैर अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है ना, हमें कभी कभी लगता है। हड्डी मैंने कहा ना उसकी बीच की टूट गई थी, अब हड्डी यूं जुड़ती है ना, उसकी हड्डी, अल्लाह की मसलियत, हड्डी जुड़ नहीं रही, हड्डी के ऊपर हड्डी बन रही है, सही है। तब उसका पाँव यूं हो गया। अब वो चलता था तो बिल्कुल ऐसे लिंपिंग हो गया ना, यूं टेढ़ा मेढ़ा चलता था। खैर वो फर्ग्यूसन में इसी हाल में इंटरव्यू देने गया, और वो एक तरह से समझौता कर चुका था कि अब भाई जिंदगी तो ऐसा ही है। तो फर्ग्यूसन में इंटरव्यू देने गया, तो उसको इंटरव्यू 50 मिनट का इंटरव्यू हुआ। उसके बाद उससे निकलते हुए वहाँ के मैनेजर ने पूछा कि यार देखो तुम्हें हम रख तो लें, लेकिन क्या इस हालत में तुम आर्टिकलशिप कर पाओगे? बड़ी टफ जॉब होती है। उसने कहा सर आपने मुझे फुटबॉल थ्योरी खिलाना है, काम करवाना है, वो मैं करूंगा। खैर उसका फर्ग्यूसन में हो गया, और फर्ग्यूसन में पहले क्लाइंट पे था, रमजान चल रहे थे, काम होता है असर की नमाज के बाद, वो वापस जा रहा था क्लाइंट पे। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसको लगा अचानक से उसका पाँव रुक गया, वो चल नहीं पा रहा, उसका पाँव रुका, और वो पाँव रुका रहा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, दोस्तों ने कहा चल थोड़ी देर बैठ जा, हो सकता है तेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, कुछ होगा। उसने कहा भाई सही है, लेकिन मैं 15 मिनट हो गए वो चल ही नहीं पा रहा। दोस्तों ने उसको उठा के गाड़ी में डाला, उसके घर तक छोड़ के गए, कुर्सी में उसको घर पे लेके गए, वो चल ही नहीं पा रहा था। इफ्तारी के बाद घर वाले हॉस्पिटल उसको लेके गए। जब घर वाले हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा, जब उसकी पहली हड्डी टूटी थी हमने रॉड डाली थी, और वो रॉड अब टूट गई है अंदर। और रॉड टूटने का मसला ये हुआ था कि रॉड को निकाले कैसे, क्योंकि जब उसकी रॉड टूटी थी ना, तो रॉड का एक ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रह गया था, नीचे वाला बिल्कुल हड्डी के अंदर चला गया था। अब डॉक्टर ने कहा 4-5 घंटे का ऑपरेशन होगा, और जो उसने पिछली साइकिल गुजारी है ना, वो साइकिल वापस होगी। 3 महीने का इसको बेड रेस्ट फिर होगा। रमजान चल रहे हैं, अब उसको लगा कि यार दुनिया खत्म है, उसको लगा कि यार मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है और दुनिया खत्म है। वहां से उसका खैर फिर फर्म बहुत अच्छी थी, उसने फर्म में, बंदे को डर भी लगता है कि यार फर्म निकाल ना दे, उसने फर्म में राब्ता किया, बोला यार मेरे साथ ये सीन हुआ है और मैं 3 महीने तक फर्म नहीं आ सकूंगा। अब नया बच्चा जिसको गए हुए 3 महीने, वो कह रहा अगले 3 महीने छुट्टी दो। खैर फर्म ने कहा आप कोई मसला नहीं बेटा, आप छुट्टी करें, आप सही हो क्या। उसका सर दूसरा ऑपरेशन हुआ। अब अल्लाह की देखें इसमें मसलियत, सर जो उसका दूसरा ऑपरेशन हुआ ना, उसके बाद उसके पाँव की लिंपिंग खत्म कर दी अल्लाह ने। उसके पाँव में जो लंगड़ापन था वो अल्लाह ने क्या कर दिया,
जो हड्डी एक्स्ट्रा हुई थी डॉक्टर ने उसको घिसा निकाला 5 घंटे का, और सिर्फ लंगड़ापन खत्म नहीं किया, उसके बाद अल्लाह ने उसके साथ, देखें मैंने कहा ना मसलियत होती है जो इंसान नहीं समझता, उसके साथ इतनी करम नवाजी की अल्लाह ने कि सर उसके बाद उसकी मिनिमम एफर्ट्स के साथ उसके फाइनल के पेपर निकले, उसके बाद उसने फाइनल के पेपर निकाले, क्वालिफाई हुआ, वो के इलेक्ट्रिक में जॉब की, उसने यूनिलीवर में जॉब की, उसने ट्वीट कॉर्पोरेशन में जॉब किया, अब वो आपके सामने है। ये पूरी स्टोरी मेरी थी। और सर जो मेरे साथ मेरा दोस्त था जिसका उमैर, जिसके साथ सर ये वाकया हुआ था, उसको सर उसके साथ तो ये हुआ कि उस दिन पाकिस्तान का कोई मैच था, इंपॉर्टेंट मैच था, तो उसको लेके गए थे एक नाज़िमाबाद में मशहूर क्लिनिक है हड्डियों का, सही है। अब उनके जो मरहूम डॉक्टर थे पहले, वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, वो गए हुए थे लंदन, और उनके जो साहबजादे थे वो भी मैच देखने में मशरूफ थे। अब उसकी ये हड्डी भी टूटी थी, ये भी टूटी थी सर, उसका इतनी ब्लीडिंग हो गई कि उसको रात को झटके आना शुरू हो गए, उसको सांस आने में मसला। डॉक्टर ने कहा भाई इसकी टांग को छोड़ो, जान बचाओ, इसका तो खून इतना निकल चुका है। खैर सर उसकी जान बचाने की जब बात आई, उसको लेकर गए हॉस्पिटल, और जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए लियाकत नेशनल, तो उसका 6 महीने जान बचाने में लगे। उसके बाद पाँव पे आया तो पता चला पाँव तो जाम हो चुका है, फिर उसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस चला, 1.5 साल लगा उसको प्रॉपर होने में सर, लेकिन उसने भी हिम्मत नहीं हारी। आज वो माशाल्लाह PwC लंदन में बैठा हुआ, क्वालिफाई होके। मैं और मेरा दोस्त हम चाहते ना, हमें दुनिया ने कह दिया था CA छोड़ दो, अब तुम लोग नहीं कर सकते, लेकिन सर हमने CA नहीं छोड़ा, और मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें ये सेंस दी कि हम इस फील्ड में आए। आपको ये सेंस दिया, आपको नहीं पता इंशाल्लाह जब आप इस फील्ड को पास आउट कर लेंगे तो क्यों बढ़ते सर इस फील्ड की। सर दुनिया में अभी आप जाए ना, पाकिस्तान में इंजीनियर्स भरे पड़े हैं, लेकिन सर CA अब तक जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक सिर्फ 11,000 CA हैं, उसमें से 1500 अल्लाह के पास जा चुके हैं, 9,500 अभी CA बचे हुए, उनमें से पाकिस्तान में होंगे 4,500, 5,000 CA पाकिस्तान से, तो जो 22 करोड़, बल्कि खैर मेरे ख्याल तो 25-30 करोड़ हो गई होगी आबादी में से 4,500 लोग हैं, उसमें से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हूँ, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी कितने होंगे आप लोग जब तक होंगे क्वालिफाई, 20,000 होंगे, उसमें से आप लोग सर होंगे। तो ये फील्ड ऐसी है, और यकीन माने अभी भी आफ्टर कोविड इस फील्ड के, तुम बाहर को छोड़ो, एक स्टूडेंट का मुझे फोन आया KPMG से, उसने आर्टिकल्स किए, बोला सर मेरे पास पाकिस्तान कराची में 3 जॉब्स हैं अभी, और सबका पैकेज एवरेज 1.5 लाख का, आप बताएं मैं कहां जाऊं। तो सर इस वक्त माशाल्लाह नॉर्मल जो है ना, कराची में भी ये जॉब की सिचुएशन चल रही है क्वालिफाइड बच्चे की। तो आप तो सर सोचें कि आप लोग किस फील्ड में हैं, तो एक आध रिजल्ट किसी का बुरा आ जाए या कभी किसी को पढ़ना बहुत मुश्किल लगे, तो सोचो यार ये 3, 4, 5 साल की मेहनत है, उसके बाद इंशाल्लाह तुम्हारा एक सोसाइटी में मकाम होगा। भाई कितने मेरे दोस्तों ने USA का ग्रीन कार्ड उनके पास आ गया ड्यू टू दिस क्वालिफिकेशन। कल एक दोस्त से मैं बात कर रहा था, मैं कहा तू बता कि तू अगर नहीं होता इस फील्ड में तो भाई तू US से जा सकता, उसने कभी नहीं जा सकता, सही है, अभी उसका माशाल्लाह ग्रीन कार्ड आया है। तो पॉइंट क्या है सर, समझो, चीजों को स्मार्टली करो, जिंदगी को स्मार्टली प्लान आउट करो, तुम्हारे पेपर लाजमी निकलेंगे। चले सर अब आगे आते हैं सर, बेटा जितने भी टॉपिक होंगे वो सब इंशाल्लाह आपको मैं करा दूंगा। अभी तक सिर्फ एक टॉपिक हुआ है जो कि नॉर्मल बैच FIR 1 का चल रहा है, सही है। आए सर आए, आज इब्तिदा करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की पहली क्लास है। आज नया टॉपिक है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अच्छे से समझेंगे। पहले आपने मेरे साथ कॉपी करनी है चीजें,
सर एक और भी मेरी इंशाल्लाह ख्वाहिश है जिसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा इन बैचेस में अमल करूं। पहली चीज़ तो ये कि मैं चाहता हूं कि आप में से मेजॉरिटी बिजनेसमैन बने, अपने काम वाले बने जो अफोर्ड कर सकते हैं। हर बंदा जाहिर सी बात है आर्टिकल्स के फौरन बाद नहीं कर पाएगा किसी का। दूसरी चीज़ ये कि जो मुझे फील होता है मेरी और आपकी जिम्मेदारी शायद अल्लाह ने कहीं ना कहीं ये लगाई हुई है कि देखें सर, एक तो हमारी दुनिया, एक तो और दूसरी चीज़ आखिरत है ना, और हमेशा की जिंदगी आखिरत है। तो हमारी एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि हम इस माशरे में से इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि वो काम सीएस, मैंने थोड़ा सा एक विजन लिया है। इंशाल्लाह आगे आने वाले, अल्लाह ने चाहा तो महीने में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से भी इस सिलसिले में इंशाल्लाह मुलाकात है कि किस तरीके से हम लाएं। तो सर उसके लिए आपको पहले इस्लामिक थोड़ा फाइनेंस के बारे में भी बताओ, क्या चीज़ कैसे है, क्यों, क्योंकि इंशाल्लाह आप लोग ही आगे जाके इकनॉमी चलाएंगे। हो सकता है आप में से कोई फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हो, सही है, हो सकता है ना सर। अच्छा सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछली दफा तक तो ओपन बुक नहीं था ये पेपर, अब ओपन बुक हो गया है। तो सर क्यों? अब मैं आपको इसके पहले पूरी कहानी बताता हूँ। ओपन बुक होने से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क आएगा। ओपन बुक होने से सिर्फ जिंदगियों पे FAR2 अरसे से ओपन बुक है, FAR1 अभी ओपन बुक है। आपकी जिंदगियों में ये फर्क आएगा कि पहले, अभी तो खैर नहीं, लेकिन वैसे ही 3-4 अटेम्प्ट पहले थ्योरी छपी हुई आ जाती थी कि आप ये चीज बता दें भाई क्या होती है। IFRS 15 जब सिलेबस में था आपके, तो ये बता दें उसमें से क्या होगा। कैश फ्लो की कोई थ्योरी पूछ ली, अब वो थ्योरी नहीं आएगी क्योंकि वो समझता है कि आप जो है ना देख के कर लेंगे। हाँ, लेकिन ओपन बुक होने से एक चीज होगी, MCQs का थोड़ा सा लेवल टफ होगा और कुछ फर्क आपकी जिंदगी में। इसमें MCQs भी आते हैं तो MCQs का लेवल थोड़ा सा। अच्छा सर, हमें IFRS खरीदने की जरूरत है? नहीं आपने IFRS खरीदने की जरूरत क्यों नहीं है सर? मैं आपको हर टॉपिक की एक समरी दूंगा, 1 पेजर समरी होगी, उसमें जो IFRS की बातें ना सारी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे क्लास में हम उनकी प्रैक्टिस इतनी करेंगे वो बातें आपके दिमाग में होंगी। तो आपको IFRS की जरूरत सर फिर भी, अगर मैं आपको एंड में बताऊंगा यूज कैसे करते हैं। वो सिर्फ एक जगह आपको काम आ सकते हैं, वो है डिस्क्लोजर्स। अब सर वो यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपने खरीदना नहीं। सर जब आप ये सिखा देंगे यूज कैसे करते हैं, खरीदना नहीं, तो हम क्या करेंगे? टेंशन ना लें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि IFRS अभी से जिनसे खरीद लिए जाएंगे। देखिए मैं आपका खर्चा नहीं करवाना चाहता अभी, आप अभी IFRS खरीदेंगे और आप इंशाल्लाह 1-1.5 साल में जब CA फाइनल में पहुंचेंगे तब IFRS में चेंजेस आ गई होंगी, तो आपको CA फाइनल में तो लाजमी खरीदने हैं वो। तो अभी खरीदो, बाद में भी खरीदो। और वो बुक मेरे ख्याल में 4000 पे पहुंच गई है उसका पूरा सेट। तो इसके लिए भाई आपने नहीं खरीदने। सर फिर मैं पेपर में क्या करूंगा? कुछ बच्चे हैं जो कि यूनिफॉर्म पहन के क्लासे लेते हैं, उनकी अक्सर तादाद IFRS खरीदती है, वो आपको पेपर में नजर आ जाएंगे बच्चों के पास IFRS। सर मैं उनसे बोरो कर सकता हूं? बिल्कुल, मैंने कितनी दफा किया है,
आईकेप में एक पेपर था BFD, जिसमें आप कोई भी किताब अपनी पसंद की लेके जा सकते थे। भाई की सुस्ती देखो, भाई से फेक पास पेपर लेके गया। भाई मैंने कहा जरूरत पड़ी किसी से मांग लूंगा, और मांग ली, मिल भी गया। वो क्लास में सिखाऊंगा किस तरीके से मैंने। तो सर वो भी स्मार्ट स्टडी की थी। चलो बता ही देता हूँ सर, उसमें ना एक थ्योरी आती थी BFD में छपाने की, वो दुनिया जहां से कहीं से भी निकाल के दे देता था। अब मैं पीछे थॉट प्रोसेस सुनो, मेरा थॉट प्रोसेस था क्या था, मैं अपनी किताब क्यों नहीं लेके गया। मैंने कहा अपनी किताब लेकर जाऊंगा ना तो उठाने का बर्डन, फिर मैंने कहा वहां पर जाके खुद ढूंढने का बर्डन। मैंने कहा एक काम ये करता हूँ, इंतजार करूंगा। थ्योरी मुझे पता है आनी थी 8-9 नंबर की, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी, उसको ढूंढना पड़ता था। मैंने कहा इंतजार करूंगा आसपास कौन वो किताब ले आया है, वो थ्योरी कर रहा है। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार एक खातून है, मेरी फर्म की थी, कि यार वो किताब लाई और उसने किताब खोली और वो थ्योरी छाप रही थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि यार ये बीच के पेजेस में से कहीं छाप रही है। मैंने कहा वो जो चीज थी वो कहाँ थी, क्योंकि थ्योरी ढूंढनी पड़ती थी, ये नहीं कि कहीं से भी आ जाएगी ना। मैंने कहा बीच के पेजेस में से छाप रही है। मैंने कहा सही है। उसने जैसे ही काम बंद किया, मैंने 5 मिनट बाद, मैंने कहा फौरन नहीं पूछा, उसको शक हो जाएगा। 5 मिनट में इन्विजिलेटर को बुलाया। मैंने कहा सर मुझे ना बुक चाहिए वो वाली। बोला क्यों। मैंने कहा सर बुक लाया नहीं हूँ। बोला तुम मुझसे चीटिंग करोगे। मैंने कहा नहीं सर आप चेक कर सकते हो, उसकी बुक में ऐसा कोई भी नहीं है सीन वो जो है कि चीटिंग वीटिंग का ना। उसने पूरी बुक घुमा के देखी, कोई नहीं था, बट मैंने पहचान लिया था कि उस बुक में जो चीज आई है ना वो बीच में कहीं है। तो और यूजुअली ऐसा होता है जब एक चीज खुले ना तो उसको आप वापस बंद करके खोलो तो वही बुक खुलती है। तो ये पूरी प्लानिंग की मैंने, बीच में थी, मुझे पता चल गया, चीज देखी, बीच का थोड़ा इंडेक्स देखा कि भाई कहाँ खुल रही है, घुमाए पेजेस और वो चीज मुझे, तो वो जो मेरा ढूंढने में टाइम लगते है 10 मिनट, वो मैंने बुक ना ले जा करके क्या कर दिया। सही है सर। तो ये चीजें ही तो आपको सिखानी है कि भाई तू पेपर में ये सब, ये चीजें मैं घर से सोच के जाता था, यही काम करना है। पूरी प्लानिंग की घर से कि बुक तो किसी की बोलूंगा, तो ये सब चीजें सिखानी है। चले सर सबसे पहले शुरू करूंगा अकाउंटिंग। याद रखें, अब आपने बचपन में जिसने जो भी अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, बचपन में आपने पढ़ी हुई है पार्टनरशिप भी कहीं ना कहीं, और आपने पढ़ा हुआ है सोल प्रोप्राइटर भी। अब याद रखें वो खत्म, उनकी अकाउंटिंग टाटा बाय बाय खत्म। लेकिन अब जो अकाउंटिंग होगी वो किसकी होगी, कंपनी की होगी। अब कंपनी की जो अकाउंटिंग होती है वो होती है IAS और IFRS की बेस पे। किसकी बेस पे, IAS और IFRS। सर अब ये IAS IFRS, अच्छा हमारा जो CA की वर्थ है ना, ये भी मैं आपको, चलो साउथ एशिया में हमें ये बेनिफिट भी है कि इस पूरे साउथ एशिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जो IAS और IFRS को फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका। इंडिया के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, बांग्लादेश के अपने हैं, चाइना के। तो जब गोरों को ना, अंग्रेजों को कोई सस्ते बंदे चाहिए होते हैं ना IAS IFRS वाले, तो आप और श्रीलंका नहीं होते, तो आप श्रीलंकन से आगे बढ़ जाते हैं माशाल्लाह। भाई इंडियंस होते हैं ना वो हमसे आगे बढ़ते हैं, बट सस्ता दे देते हैं यहाँ पर, इसीलिए हमारी वर्थ है कि तभी US में बोल रहे हैं पाकिस्तानी बच्चा चाहिए। तो सर अब IAS IFRS एक चीज होती है, ये एक स्टैंडर्ड्स हैं। कंपनीज को कहा गया है कि भाई ये कुल मिला के मेरे ख्याल में अभी जो एक्टिव है ना, ये होते रहते हैं कम ज्यादा, शायद 37 है, 37 है टोटल। ये कुछ इसमें से निकाल भी दिए गए, कुछ हैं भी अभी, क्योंकि अभी तुम देखोगे ये IAS 40 पढ़ेंगे। आप बोलोगे सर आपने कहा 37 है तो 40 कहां से, मतलब थे ये 56 तक, लेकिन फिर कुछ को बोला चलो भाई साइड खत्म, इसको हटा के दूसरे में डाल दो, मिला दो, ये हुआ है। सही है सर। तो सर अब ये आते क्यों है, क्या वजूहत होती हैं IAS IFRS को निकालने की, इनको लाता कौन है। पहले तो सुनो, इनको लाता है IAS बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IAS का मतलब क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग। IFRS का मतलब क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर क्या इन दोनों में कोई फर्क है, कसम से कोई फर्क नहीं है। पहले जिसको हम IAS कहते थे अब उसको क्या कहते हैं, बस इतना फर्क है। इनको बाद में अंदाजा हुआ कि हम सिर्फ अकाउंटिंग नहीं बताते, हम तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी बताते हैं। हम बताते हैं किस तरीके से डिस्क्लोज की जाए चीजें, बस, और कोई फर्क। अब सर IAS IFRS क्यों आते हैं, इसके पीछे 2 वजूहत होती हैं। पहली वजह ये होती है टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन प्रेजेंटेशन, टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन प्रेजेंटेशन। सर आपको पता है पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख के आसपास कंपनियां होने वाली हैं माशाल्लाह, और दुनिया भर में मिलियंस ऑफ कंपनीज हैं। कितनी कंपनीज हैं,
मिलियंस ऑफ कंपनीज हैं। सर अब पाकिस्तान में 2 लाख के करीब कंपनियां होने वाली हैं, दुनिया भर में मिलियंस ऑफ कंपनीज हैं। सर सब किस तरीके से अपने अकाउंट्स बनाएं, क्या करें? सर उसके लिए हमारे पास क्या आ जाते हैं, आईएएस। और अब आप एक शेयर होल्डर है, आपके पास यूनिलीवर पाकिस्तान का शेयर है, आपके पास यूनिलीवर यूके का शेयर है। आप जब दोनों को कंपेयर करेंगे ना, कसम खुदा की आपको सेम डिस्क्लोजर मिलेंगे। आप देखेंगे जो अकाउंटिंग के नोट्स पाकिस्तान में दिए गए वही अकाउंटिंग के नोट्स किसमें, यूके में भी हैं। तो सर एक शेयर होल्डर की आसानी के लिए प्रेजेंटेशन दुनिया भर में जो आईएएस आईएफआरएस को फॉलो करती है कंपनी, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल, बाकी नोट्स वगैरह सेम होते हैं। दूसरी चीज, टू रिड्यूस विंडो। सर ये विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, अब ये समझते हैं। सर विंडो ड्रेसिंग होती है जो कि ब्यूटी पार्लर करते हैं, चीज कुछ और होती है और बाहर निकलती है तो कुछ और हंसो नहीं मर्दो, ये मेन सलून भी करते हैं। जो तुम लोग अल्लाह माफ करे फेशियल करा रहे होते हो ना ईद से चांद रात पे 2-3 दिन पहले, जो मेन सलून करते हैं सर ये भी क्या है, विंडो। भाई चीज कुछ और है और निकलते हो जो शादियों में तस्वीरें खींच रहे हो, साइड पोज, ये वो, आपको लगता है कि बंदा तो 6.5 फुट का है, देखो तो 5.25, सही है। तो नीचे से तस्वीर ले भाई, यूं बैठ के ले, तो ये सब चीजें ये विंडो ड्रेसिंग है भाई। ये क्या है, विंडो ड्रेसिंग है। सर ये जब विंडो ड्रेसिंग होती है तो ये अकाउंट्स में भी होती है। पिक्चर कुछ और है, दिखाते एक एक्सपेंस को। सबको इतना आइडिया है कि सर अगर एक एक्सपेंस को मैं एसेट बता दूं तो यार कंपनी के लिए तो फायदा है ना, प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग हो जाएगी। कंपनीज ये काम करती थी, इसको रोकने के लिए भी क्या आते हैं, आईएएस आईएफआरएस। ये तो इनका जर्नल पर्पस है, ठीक है सर। अब आते हैं सर हम अपने टॉपिक पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसको जो आईएएस डील करता है उसका नाम है IAS 40। सर कितने लोगों ने आईएएस 16 जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PRC में या कहीं ना कहीं कि जिसने आईए वाले टाइम के आईए में या किसी ने ए लेवल्स में पढ़ा हुआ है आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट में, कैफ 1 में कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? कितने लोगों ने डेप्रीसिएशन पढ़ा हुआ है PRC में? बस जिस चीज को आप लोग प्यार से डेप्रीसिएशन कहते हैं ना, वो है आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड। चले सर अब आपकी थोड़ी सी यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन भी करते हैं ना। आप बताएं हमारे मुल्क में सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी कहलाती है? प्रॉपर्टी। सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है सर? क्यों प्रॉपर्टी सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है? सर हमने कहा क्योंकि देखें बाकी स्टॉक मार्केट है, कुछ भी आप करें ना उसमें चांसेस होते हैं कि आपकी वैल्यू गिर भी सकती है। प्रॉपर्टी मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में आप चले जाएं, जो आपने कॉस्ट ली है वो तो आपकी सिक्योर ही प्रॉपर्टी के केस में। ऑनलाइन वाले बच्चों ऐसा ही है तो लिख दो CC। सही है सर। जो बच्चे आउटसाइड कराची के वो भी बताएंगे कि सर सब जगह पे प्रॉपर्टी ऐसी ही है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कॉस्ट तो रहती है बल्कि यूजुअली बढ़ती है आपकी, कभी भी कॉस्ट से कम पे। तो हमने कहा सर प्रॉपर्टी के केस में सेफ है। अब सुनना सर, कंपनी जो एसेट्स खरीदती है ना वो 2 तरह की होती हैं। एक होते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सही है सर। और जो दूसरे एसेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब सुनना नौजवानों सुनना इधर। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे वो चाहें तो इस नंबर पे मुझसे राब्ता करके हैंडआउट्स वगैरह ले सकते हैं। चलें सर अब आता हूं सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सिंपल अल्फाज में जो कि आप यूज इन बिजनेस करें। यूज इन
सर जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो उनको हम कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बिजनेस में किस किस यूज में आ सकते हैं भाई? प्रोडक्शन के इस्तेमाल में, ये मार्कर बनाने वाली मशीन जो है मशीन होगी वो एसिड है ना कंपनी का। और किस में आ सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन में। सर कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है फैक्ट्री नहीं होती, हेड ऑफिस भी होता है, ऐसा ही है भाई। मैं यूनिलीवर में था, हमारी फैक्ट्री थी लाहौर में, हेड ऑफिस था आवारी टावर्स में। तो मेरा जो लैपटॉप था वो कंपनी का एसेट था, वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए था। एक होता है सेलिंग एंड, भाई कंपनी ने अपने सेल्स के बंदे को आईफोन दे दिया, आईफोन दे दिया, वो कंपनी का एसेट है ना सर। सेलिंग एंड, वो बेच रहा है फोन कर करके लोगों को, सही है। और आखिरी होता है रेंटल्स। कंपनी ने अपना एसेट किसी को किस पे दिया हुआ है? किराए पर दिया हुआ है। किस पे दिया हुआ है सर? ये तो बिजनेस यूज के लिए, ऐसा ही है जो बिजनेस में आ रहे हैं सब कुछ है। अब आते हैं सर, कंपनी ने कहा कि भाई एक आम आदमी जिसके पास पैसे हो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? भाई कंपनी भी तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकती है। कंपनी ने कहा हम भी बहरिया टाउन में फ्लैट ले लेते हैं, हम भी बहरिया टाउन में दुकान लेते हैं, हम भी डीएचए सिटी में जो है प्रॉपर्टी लेते हैं, हम भी लॉन्ग टर्म में बेच देंगे उसको। तो अब सर वो प्रॉपर्टी जो कि आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ली हो उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट पर्पस वाली प्रॉपर्टी है ये। इसको हम किस में लेकर जाएंगे? इन्वेस्टमेंट पर्पस वाली प्रॉपर्टी किस में जाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, सही है सर। अब याद रखना सर, इसके अंदर कहा गया सिर्फ दो चीजें आएंगी। लैंड, बोला आप इन्वेस्टमेंट के लिए क्या लेते हो? लैंड। और दूसरी चीज बिल्डिंग। क्या लोगे? आपने कहा नहीं सर। मैंने तो आजकल गाड़ियों की प्राइसेस भी बहुत बढ़ रही हैं, मैं फॉर्च्यूनर ले लेती है कंपनी ने कहा, हम फॉर्च्यूनर लेते हैं वो भी बढ़ जाएगी भाई, 1 करोड़ की होके 1 करोड़ 10 लाख की हो जाएगी, हम फॉर्च्यूनर लेके रखते हैं वो इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को डील करेगा जो आपने किस पर्पस के लिए ली हो? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। और इसमें सिर्फ दो प्रॉपर्टीज आएंगी, लैंड और सर क्या लैंड और बिल्डिंग के अलावा कोई और चीज आ सकती है? नहीं, सिर्फ लैंड आएगी इसमें और सिर्फ बिल्डिंग आएगी। सर अगर मैं मशीन ले रहा हूं कि कुछ टाइम बाद इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, पाकिस्तान में बेच दूंगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, गाड़ी लेके रख रहा हूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, तो लैंड और बिल्डिंग मानते हो सर। इसके बाद अब सुनना, मुझे बताओ तुमने एक लैंड ले ली किराए पर, किस पे ली भाई? को किराए पे अपनी, मतलब उस पे ले लिया, लैंड तुम्हारी अपनी है और वो है किसी इंडस्ट्रियल एरिया में। कहां पर है वो? अब आपने वो लैंड लेके रखी हुई और वो लैंड अपना क्या कहते हैं, आपके पास एक कंपनी आई, उसने कहा देखें यार आपकी जो है ना जमीन है, प्लॉट है, खाली प्लॉट है, आपने क्यों लिया हुआ है? आपने कहा मैं इसको 20 साल बाद बेचूंगा, अभी 1 करोड़ का लिया है, 20 साल बाद 100 करोड़ का बेचूंगा। बोला ठीक है भाई तुम बेचोगे, लेकिन बोला 20 साल तक क्या करोगे? बोला कुछ भी नहीं, ऐसा ही फारिग है। कंपनी ने आपको ऑफर दी कि तुम ये हमें 20 साल के लिए किराए पर दे दो कि हम अपने स्टाफ की यहाँ पे गाड़ियां पार्क करवाएंगे, तो सर आप दोगे किराए पे? क्या बोलोगे नहीं दूंगा? भाई नॉर्मल आदमी हो तो आप दोगे, जाहिर सी बात है। मेरा तो जमीन खाली पड़ी हुई थी, महीने का अच्छी बात है किराया आ जाए, कंपनी ने कहा हम आपको 2 लाख रुपए किराया देंगे, आपकी डाल टपक गई, आपने कहा भाई ले लो, सही है। तो अब हमने कहा सर जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है उसके 2 ही पर्पस होते हैं। पहला पर्पस हम जिसको कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल, सर कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या है? वैल्यू में इजाफा। दूसरा पर्पस रेंटल इनकम। रेंटल इनकम। अब 1 मिनट, कोई कॉपी नहीं करेगा, सब बोर्ड पे देखेंगे। सर एक चीज समझ में नहीं आई, ये हो गया सर रेंटल इनकम यहां पर भी आ रही है, रेंटल इनकम
ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मुझे रेंट कमाना है, वो आपने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, और यहां पर भी आपने रेंटल लिखा है। तो अब सुनना सर, यहां पर जब हम रेंटल की बात करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स की, यहां पर हम बात करते हैं व्हीकल्स की, गाड़ियों की। सही है सर। अगर मैं ऑफिस इक्विपमेंट रेंट पे दे रहा हूं, किसी को लैपटॉप रेंट पे दे रहा हूं, एसी रेंट पे दे रहा हूं, सही है सर। किसी को मैं गाड़ियां जो रेंटा कार वाली कंपनियां है वो रेंट पे दे रहा हूं, तो सर वो जाएगी IAS। लेकिन अगर मैंने एक जमीन ली और किसी को रेंट पे दे रहा हूं तो वो कहां जाएगी? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आपसे कोई नींद में भी पूछे क्या होती है, वो जमीन और बिल्डिंग जो हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ली हो, जिससे हमारा मकसद हो कि हम कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू में इजाफा बढ़ाना और किराए पर देना चाह रहे हैं, वो इसमें आएंगी। बाकी और कोई भी चीज, सर ये आपका कवर हो गया इसका स्कोप का बेसिक। अभी इसका स्कोप थोड़ा सा और डिटेल में है। सही है सर। सर एक बच्चे का सवाल है, अगर गोल्ड परचेज कर लिया तो क्या होगा? सर अगर गोल्ड परचेज किया तो क्या होगा? सर अगर हमने गोल्ड परचेज किया तो हमारा आएगा किसमें? इसके ऊपर आइए सेट में पढ़ेंगे, इसके ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डील नहीं करता। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी परचेज कर ली, ये सब चीजें किस में आएंगी? इसके ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक, भाई उन्होंने कहा हर चीज हम निकाल दें, हम निकालेंगे थोड़े टाइम में, तो इसके ऊपर हमें कुछ जजमेंट्स अप्लाई करनी होंगी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल लैंड और गोल्ड हो गया, क्रिप्टो करेंसी याद रखे वो ना यहाँ पर है ना, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है सर, क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पक्की बात है। अब आते हैं सर, इसका स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी तवज्जो। कोई भी सवाल हो ऑनलाइन फिजिकल बेटा सबने पूछना है। देखें बाज मरतबा एक और चीज बता, तो मैं भी जब स्टूडेंट था ना तो कुछ टीचर्स थे जिनसे सवाल पूछते हुए डर लगता था, जलील हो जाते थे। और लड़कों को ये डर होता है, लड़कियों को भी खैर होता है, लेकिन लड़कों को ज्यादा होता है कि यार कोई मैंने फजूल सवाल पूछा तो क्लास में वो भी बैठी हुई है तो बेकार में यार मतलब इज्जत अफजाई हो जाएगी, समझ लो। मतलब कुछ भी है, लड़का 1000 लड़कों के सामने बेइज्जती बर्दाश्त कर लेगा, खातून के सामने बेइज्जती बर्दाश्त करते हुए थोड़ी सी उसको शर्म सी ज्यादा आ जाती है। तो भाई अगर आपको इस किस्म के कोई शर्म आ रही है तो आप क्लास के बाद आके ऑनलाइन वालों, तुम तो खैर तुम्हें तो कोई मसला ही नहीं है ना, तुम्हारा नाम तो नहीं लेता हूं, तुम जैसा भी सवाल पूछो, लेकिन फिर भी थोड़ा आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं। सही है सर, लेकिन सवाल जरूर पूछें, दिमाग को क्लियर रखना है। असाइनमेंट के लिए मैं सवाल दूंगा, होमवर्क उनको भी करना है। चले सर, यहां तक अगर हम क्लियर हैं तो अब हम बढ़ने लगे हैं आगे। और सर आगे बढ़ के हम क्या करेंगे? हम आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्कोप पढ़ेंगे और इंशाल्लाह फिर उसके कुछ सवालात भी देखेंगे। सर हमारी क्लास के टाइमिंग फिक्स होंगे? यस फिक्स होंगे। मेरे साथ जो है सर काजी भी कोर्स इंशाल्लाह शेयर कर रहे होंगे। 50% मेरा है, 50% काजी का है। तो सर काजी हफ्ते में 2 दिन क्लासें लेंगे, 2 दिन क्लास। मेरी क्लास होगी सैटरडे और ट्यूसडे, सर काजी की है मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे और थर्सडे। सही है, तो ये इस तरीके से इंशाल्लाह आपका होगा। सर क्लास के बाद सर देखें, अच्छा सुनिएगा, पोर्टल बिल्कुल आपके पास होगा जिसमें से आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। पहले आपके पास जूम की रिकॉर्डिंग आएगी, फिर ये जो हमारा HD कैमरा है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे इसको देख रहे होंगे, सर ये रिकॉर्डिंग आपको आने में हो सकता है 1 दिन लग जाए, लेकिन आपका टॉपिक मिस ना हो। अगर आपको अगले दिन क्लास लेनी है तो आपको उसी दिन जूम की रिकॉर्डिंग भी पोर्टल पे मिल जाएगी। जी अहमद बेटा इंशाल्लाह, रुको जरा सब्र करो। चले सर अब आ जाए, हमारे हैंडआउट्स का फ्लो देख लें। ये एक हमारा हैंडआउट है इंशाल्लाह। वैसे बुक आपको अगला जो टॉपिक होगा उससे पहले आपको इंशाल्लाह बुक होगी। अब सर ये जो हमारा हैंडआउट है, इसके अगर आप आखिरी पेज पे आएंगे तो आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 33 आ रहा है नजर? सर ये आखिरी पेज पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 33।
और सर अगर आप इसके दूसरे पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 2 पे अगर आप आए तो ये 1 पेज समरी है। सर ये 1 पेज समरी है और ये 1 पेज जो समरी है ये बेसिकली हर टॉपिक की इंशाल्लाह आपको मिलेगी। इस समरी के ऊपर आपने लिखना है लास्ट डे रिवीजन। स्मार्ट स्टडी का तकाजा है, आप इसके ऊपर लिखेंगे लास्ट। सर लास्ट डे रिवीजन का मतलब क्या, आपको आखिरी दिन ये पूरी समरी पढ़ के जानी है तो आपके दिमाग में पूरा स्टैंडर्ड है। खैर वैसे दिमाग में ये वैसे भी होगी, ऑडियो समरीज भी मैं दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह ये आपने जानी है। अब आए अब सर इसके अंदर डेफिनेशन सबसे पहले सबको नजर आ रही है। डेफिनेशंस, प्रॉपर्टी, लैंड और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग और हेल्ड। इसने कहा देखें प्रॉपर्टी है, लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, या जरूरी नहीं पूरी बिल्डिंग है। तुमने 6 फ्लोर खरीद लिए 20 मंजिला में से, सही है, वो भी आ गई। Held by the owner और by the lessee under finance। अभी जो lessee under finance लीजिए ना, इसको आप जरा सा इसके आगे ऊपर लिख लें इंस्टॉलमेंट। भाई हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी आपने इंस्टॉलमेंट पे ले ली हो, है ना, अभी पूरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी हो, तो इसके आगे क्या लिख लेंगे, इंस्टॉलमेंट। भाई एक बिल्डिंग आपने पूरी कैश पे अभी ले ली, एक दूसरी बिल्डिंग आपने इंस्टॉलमेंट पे ली है, अभी इंस्टॉलमेंट चल रही है, दोनों इसमें आई। टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। या तो आपका कर नहीं है तो कि मेरी नस्लें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लाहौर वाले बच्चे ऑनलाइन में हैं तो बताएं, हाथ खड़ा करें। लाहौर वाली आवाम ऑनलाइन वाली हाथ खड़ा करे। चले सर, लाहौर में मैं पहले जिस कंपनी में काम करता था उसका ग्रुप की एक कंपनी थी पैकेजेस, सही है, पैकेजेस। उनका लाहौर में एक पैकेजेस मॉल है। सर जो ग्रुप के ऑनर है ना, उन्होंने पैकेजेस मॉल बनाया इस नीयत से है कि खुदा ना खास्ता सारे बिजनेसेस जो है फेल हो भी जाते हैं तो भी ये पैकेजेस मॉल से, दुकानों से और इतनी मेरे पास इनकम आ जाए किराए की कि मेरी फैमिली का और हमारा अच्छा अयाशी वाला गुजर बसर होता रहे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पैकेजेस मॉल बना दिया। तो सर ये बेसिकली उनका पर्पस क्या था, इससे रेंटल कमाना, ठीक है सर। तो कहा प्रॉपर्टी, लैंड और अ बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग और बोथ हेल्ड बाय द ओनर और बाय द लेसी अंडर अ फाइनेंस टू अर्न रेंटल और फॉर कैपिटल और बोथ। आपने कहा मैं इसको बेचूंगा भी, लेकिन जब तक बिकता नहीं किराए पे चला देता हूं। ये आ गया। अब सर इसके इंक्लूड्स और एक्सक्लूड्स है ना, इनके आगे लिख लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर ये सवालात ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी तक जो है ना कोई तबीयत वाली चीज नहीं है और ये एमसीक्यू में बहुत अच्छे से आ सकता है। चले सर आते हैं, इंक्लूड्स में आया पहली चीज, लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल। अच्छा सर अब बड़े गौर से सुनना, डेफिनेशन सर मुनीर भी इंशाल्लाह आपको टेक्स्ट में पढ़ाएंगे। सर 2 तरह की होती है, मैं आपको बता दूं। एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशंस होती हैं और एक होती है एक्सक्लूसिव। अब इसको भी जरा समझ लें, दुनिया भर के लॉ में आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। सर इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है इसके अंदर डिक्शनरी मीनिंग भी एप्लीकेबल है, सही है, जो नॉर्मल मीनिंग है वही है। एक्सक्लूसिव का मतलब है जो हम कह रहे हैं वही है। क्या, जो हम, लॉ ने अगर किसी चीज के बारे में कहा ना कि भाई ये चीज ये है, तो इसका मतलब है लॉ कह रहा है कि जो हम कह रहे हैं इसके अंदर वही चीज शामिल है। ये स्टार्ट होती है यूजुअली किससे, मीन्स से। आप पढ़ेंगे वो बोलेगा पर्सन मीन्स टेक्स्ट के अंदर, मतलब जो हम कह रहे हैं वही पर्सन है, जो तुझे पता है उस सबको साइड में रख। इंक्लूसिव का मतलब होता है जो नॉर्मल मीनिंग है वो भी। अब जैसे डेफिनेशन आई, पागल इंक्लूड्स। उसने कहा पागल का मतलब एक तो वो है कि जो तुम्हें लगता है, पर उसने कहा पागल इंक्लूड्स किसी चीज पे मुझे फोकस इजाफी करना है, तो बता रहा हूं पागल इंक्लूड्स
वन हु सपोर्ट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सही है। तो बोला भाई एक पागल जो कि नॉर्मल है और जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है वो भी किस में आ गया, पागल में आ गया। सही है सर। तो हमने कहा इंक्लूसिव। ठीक है सर। तो इंक्लूसिव का मतलब ये सपोर्ट करता है, जाला है। चले सर आ जाए। तो चले सर। तो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है सर के नॉर्मल मीनिंग भी है और भाई इन चीजों के ऊपर खास फोकस कर लो, ये मैं बता रहा हूं। अब जैसे इसने कह दिया लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल, वो जमीन शामिल है जो कि लॉन्ग टर्म तुमने रखा है कैपिटल। तुमने कहा अभी नहीं बेचूंगा, नस्लें बेचेंगी। सही है भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। फिर आ रहा है लैंड हेल्ड फॉर इनडिटरमिनेट फ्यूचर यूज। सर अंग्रेजी का लफ्ज इनडिटरमिनेट का मतलब क्या है? अभी आपने सोचा जिसके बारे में नहीं है, आपने सोचा ही नहीं है कि मैं क्या करूंगा। सुनना भाई, बाज मर्तबा डील अच्छी मिल रही थी, आपने कहा आप एक कंपनी है, आपने कहा यार दो पार्टियों का आपस में ना बाप उसके बाप की जायदाद के ऊपर औलाद का हो गया झगड़ा। एक भाई कह रहा है बस प्रॉपर्टी मुझे बेचो, मुझे लंदन भागना है, मैं वैसे लंदन में रहता है। उसने कहा चलो भाई मैं जो है ना पैसे लेके अपने लंदन जाऊंगा। सही है। अब आपने कहा ये इनका जायदाद के ऊपर इनका झगड़ा है, मेरा फायदा है। आपने कहा इनको प्रॉपर्टी जल्दी बेचनी है। आपने कहा जिस प्रॉपर्टी की मार्केट में वर्थ है 1 करोड़ रुपए, आपने कहा मैं 90 लाख में खरीदता हूं। आपने वो प्रॉपर्टी 90 लाख में खरीद ली। अब आपने सोचा नहीं, आपकी तो कंपनी है कि यार मैं इस पे अपना प्लांट लगाऊंगा या मैं इसको किसी को मतलब ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखूंगा, किराए पर दे दूं या वैल्यू बढ़े तो बेच दूं। अभी आप कंफ्यूज हैं। तो इसका कोई मसला नहीं। कंफ्यूजन के केस में भी जो लैंड है, अगर लैंड के मामले में तुम कंफ्यूज हो तो उसको कहां लेकर जाओगे? इन्वेस्टमेंट। अब सुनना आईकेप, यहां पर देखा मैं तुम्हें ना स्मार्ट स्टडी का एक तकाजा ये भी है, मैं तुम्हें सिखाऊं कि आईकेप क्या क्या शरारती हो सकता है, कौन कौन से एरिया है जिसको अब तक उसने टेस्ट नहीं किया। अब सर मसला ये है कि आप ये समझें कि सर आईकेप सवाल बनाएगा, बोलेगा बताओ ये ट्रू है या फॉल्स। अब आपने बताना है ट्रू या फॉल्स। बिल्डिंग हेल्ड फॉर इनडिटरमिनेट फ्यूचर यूज इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ट्रू या फॉल्स? ऑनलाइन वालों ट्रू या फॉल्स? बिल्डिंग हेल्ड फॉर इनडिटरमिनेट फ्यूचर यूज, ट्रू या फॉल्स? कितने लोग कह रहे हैं ट्रू, कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स? फॉल्स। क्योंकि सर यहां पर किसकी बात कर रहा है वो? यहां पर वो बात कर रहा है सर, यहां पर वो बात कर रहा है किसकी? अपनी लैंड की, बिल्डिंग की बात। सर अगर वो लैंड की बात कर रहा है और बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा तो आईकेप बिल्डिंग करेगा और हमारा बच्चा गलती से ट्रू लिख के आ जाएगा। तो यहां पर जो लैंड है ना, इसके आगे लिख लो, इस पॉइंट के आगे ओनली लैंड नो बिल्डिंग। ओनली लैंड नो। अगर आपने बिल्डिंग ले ली है जिसका आपको यूज नहीं पता तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, सिर्फ लैंड यहां पे आएगी। ठीक है जी। चलें सर आगे बढ़ूंगा। फिर क्या कह रहा है ये शख्स हमसे? सर फिर कह रहा है बिल्डिंग लीज्ड आउट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज। क्या होता है सर? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब क्या करें, आपने पढ़ा नहीं लेकिन आईकेप ने सिलेबस में डाल दिया है। फिर ये लीजेस का है। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है नॉर्मल किराए का एग्रीमेंट। लिख लें रेंटल, बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट। इस पॉइंट का आसान अल्फाज क्या है? बिल्डिंग गिवन ऑन। वो बिल्डिंग जो कि आपने किसी को किराए पर दी हुई है वो भी इसके अंदर शामिल है। फिर सर अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वैकेंट बिल्डिंग हेल्ड टू बी लीज आउट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज मतलब किराया। अब सुनना सर, एक तो होता है मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मुझे फौरन से किराया मिल गया। दूसरा है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसका मुझे फौरन से तो किराएदार नहीं मिल रहा, लेकिन
मैं ढूंढने में लगा हुआ हूं। सही, मैं किस पे लगा हुआ हूं? अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ के सवाल है। आप यूनिलीवर है, आप क्या है? लेकिन आपने कहा हम यूनिलीवर तो है, लेकिन हम चाहते हैं यूनिलीवर के ऑनर के तौर पे और भी जरा यूं, आपके पास पैसे तो बहुत है। अब आपने एक फार्म हाउस, ये गड़ाप वाली पट्टी में आपने आला सा फार्म हाउस तैयार किया और फार्म हाउस आपने पूरा बना दिया। अब आपने कहा फार्म हाउस जो है उसमें क्या होता है भाई, 12 घंटे की बुकिंग, 24 घंटे की बुकिंग, ऐसा सीन होता है ना। आप वो फार्म हाउस चला रहे हैं बुकिंग पे। अब मुझे बताएं, वो जो फार्म हाउस है आपका, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? भाई देखें, आपने कहा मैं फार्म हाउस आपको दे रहा हूं, सही है भाई, फार्म हाउस है, अब इसमें वो, अब आप कितने लोग ने फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं है? सर फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। कैसे कमा रहे हो भाई? किराए से। उसने ये थोड़ी बोला है कि महीने का किराया और साल का हो। भाई अगर तुम्हारी नीयत है कि उससे मैं किराए से कमाऊंगा और हो सकता है बहुत अच्छी वैल्यू लगे तो बेच भी दूं, तो वो किस में आ गया? सही है सर, इन्वेस्टमेंट। भाई फार्म हाउस में आप क्या करते हो? आप कोई खाने पीने की फैसिलिटीज थोड़ी देते हो, आप तो नॉर्मल क्या काम कर रहे हो भाई? भाई जगह है मेरी, जाओ बना दी है मैंने, अब तुम एंजॉय करो, 12 घंटे बाद 14-24 घंटे बाद वापस दे देना, उसका जो भी किराया बने मुझे दे देना। तो सर फार्म हाउस आपका क्या होता है? हाँ नहीं, यूजुअली यार फार्म हाउस में थोड़ी कोई खाना दे रहे होते हैं, लॉन्ड्री दे रहे होते हैं। मैं जगह ही तो दे रहा हूँ। सही है, मैं जगह ही तो दे रहा हूँ। सही है सर, फिर आगे आते हैं, उसके ऊपर आएंगे आगे, सर्विस वाले पॉइंट पे आगे। आखिरी तो सर अब देखा ना, फार्म हाउस भी जो है वो क्या पूरा हफ्ता या पूरा महीना बुकिंग पे रहता है? नहीं, वीकेंड पे ज्यादा चलते हैं, बीच में तो कभी कभी चले जाए ना। तो इसका मतलब है फार्म हाउस जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो है, लेकिन फार्म हाउस आपका जो वेकेंट भी रहता है। तो इसलिए हमने कहा कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने नियत की हुई है किराए पर दूंगा, अभी किराए पर नहीं, वो भी इसमें आ जाएगी। आगे बढ़ता हूं। प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड डेवलप्ड फॉर फ्यूचर यूज एज, वो प्रॉपर्टी जिसको अभी आप बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के। आपने कहा मैं मलिक रियाज हूं, मैंने भी कहा कि मैं पैकेजेस वाले की तरह जाऊंगा और मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा जिसको मैं क्या करूंगा, किराए पर दूंगा। तो प्रॉपर्टी अभी बन रही है, लेकिन वो इस वक्त भी क्या क्लासिफाई होगी? इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कितनी चीजें आएंगी? 5 इंक्लूड्स में। अच्छा एक और चीज, ये भी स्मार्ट स्टडी जो मैं अक्सर बच्चों को ये टिप्स देता रहता हूं, कोशिश क्या करो थ्योरी में भी जो है ना, चीजों को नंबर में याद रखो। किस में याद रखो? कि भाई 5 चीजें, 6 चीजें। इसकी मैं एग्जांपल यूं देता हूं कि जब मैं केनिस से क्लास से लेके या ऑफिस से जब घर जा रहा होता हूँ, तो मैं घर पे पूछ लेता हूँ कि भाई क्या चाहिए, तो वहां से फरमाइश आती है दूध, दही, अंडे, डबल रोटी। मैं कहता हूँ मुझे टोटल में बता दो, मतलब सुन लेता हूँ सब कि 5 चीजें चाहिए, 6 चीजें चाहिए। जब आपको दिमाग में नंबर याद होता है ना 5 चीजें, तो आपको 4 या ले लेते हो ना आप, तो आपको दिमाग में होता है एक मिसिंग है। अगर मैं नंबर ना पूछूं ना तो मैं कुछ ना कुछ भूल के जाऊं। तो याद रखा करो कि यार किसी में भी एक और चीज, मैं हमेशा बच्चों के चलो एक और एडवाइस देता हूं। क्लास में कुछ शायद बच्चे ऐसे अजीम हस्तियां होंगी जिनका लॉ या थ्योरी का कोई ना कोई पेपर रुका होगा। अब सर बच्चा जो है ना एक गलती ये भी करता है, मैं हमेशा कहता हूं, और ये मैंने अब तक बहुत सारे बच्चों को ये एडवाइस दी, और कसम से किसी बच्चे ने, मतलब सिर्फ 2 बच्चों ने आज तक 1000 को ऊपर एडवाइस दी होगी पूरे पाकिस्तान से, ये काम करो थ्योरी के पेपर में, लेकिन हराम है कि 2 के अलावा किसी ने किया। मैंने खुदा ना खासा थ्योरी का पेपर रुके ना, 2 हफ्ते में उस थ्योरी के पेपर को पूरा रिवाइज करो और अटेम्प्ट करो पेपर वाले माहौल में 3-3.25 घंटे लगा के, और फिर तुम उसको अटेम्प्ट करने के बाद आईकेप के सोल्यूशन से चेक करो। सही है? तो आपको अपनी गलती खुद पता चलेगी। कसम से सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे अब तक ऐसे हैं जिन्होंने ये काम करके मुझे बताया, बोला गलती पता चली और अगले अटेम्प्ट में उनके पेपर भी निकले। और ना बच्चा नहीं सर फेल हो गया, आई के बुरा है, ये वो है। सही है भाई, ये गलतियां पता करो।
ये चीजें होती हैं जो तुम्हें सीखनी है, नंबर्स में याद रखो। इंक्लूड्स में कितनी चीजें आएंगी प्रॉपर्टी में? 5। वो लैंड जो कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए मैंने रखी हुई कैपिटल एप्रिसिएशन, वो लैंड जिसका भी यूज डिटरमाइन नहीं है कि खुद रखूंगा या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और क्या चीज आएगी? हमने कहा वो बिल्डिंग जो किसी को रेंट पर दे दी है, वो बिल्डिंग जिसके लिए किराएदार ढूंढ रहे हैं, और वो लैंड बिल्डिंग वगैरह कुछ भी जिसको अभी मैं बना रहा हूं कि मैं फ्यूचर में दूंगा किराए पे, इंक्लूड्स। अब अच्छी बात कह लो या बुरी बात कह लो, इंक्लूड्स की अच्छी चीज ये है कि वो पेपर में नहीं आते। पेपर में यूजुअली क्या आता है? एक चीज आती है कि लैंड हेल्ड फॉर इंडिपेंडेंस। सर पेपर में फिर क्या आता है? पेपर में आता है एक्सक्लूड्स। क्या क्या चीजें इसमें शामिल नहीं है, लेकिन सर इंक्लूड के ऊपर हमारे पेपर में नहीं आता, आईकेप में, एसीसी में तो आ जाते हैं। आए सर पेज नंबर 3 ऑफ हैंड आउट पे आए। तुम लोगों को लगेगा कहीं ना कहीं कि एसीसी आसान है, अभी देखेंगे। इसमें जो पहला सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ये एसीसी की बुक से बेटा मैंने लिया है। सवाल कह रहा है रिच को owns a piece of, directors have not yet decided whether to build a factory on it for use in its business or to keep it and sell it when its value has risen. Would this be classified as an investment property? क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तौर पे क्लासिफाई होगी? यस सर, इसका जवाब है यस। ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है। जो हम आगे बढ़ते जाएंगे सवालात में खतरनाक 33 तक जब आप पहुंचेंगे तो आप आखिरी गेयर पे होंगे, ठीक है। चले सर, अब मैं आ रहा हूं एक्सक्लूड्स वाले पोर्शन पे। किस पे आ रहा हूं? एक्सक्लूड्स वाले पोर्शन पे आ रहा हूं। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूज इन दी प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव। इसने कहा इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं आएगी। प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि प्रोडक्शन पर्पस के लिए हो, एडमिन के लिए हो, या सेलिंग एंड बड़ा मतलब जो IAS 16। वैसा नहीं तुमने कहा केनेस कहे कि हमारी ये बिल्डिंग जो है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। नहीं सर, ये आपकी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, या आपकी जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये उसके लिए काम आ रहा है। फिर आगे आते मलिक रियाज तुम्हारे पास है। मलिक रियाज ने कहा मेरी जो प्रॉपर्टी बन रही है बहरिया टाउन, इसको डाल दूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। तब आपने कहा आओ अगला, तुम मलिक रियाज को ये पॉइंट पढ़ाओगे। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन दी प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फॉर IAS 2 इन्वेंट्री एक अलग स्टैंडर्ड है। सही है सर, ये अप्लाई होगा। मैं मलिक रियाज साहब, इसके आगे अच्छा एक और चीज बड़ी स्मार्ट स्टडी, एग्जाम्पल्स लिख लिया करो आगे। जो मैं बताऊं ना उन एग्जाम्पल्स को आगे लिख लिया करो। इसके आगे लिख लो पॉइंट नंबर 2 के साथ आगे मलिक रियाज, तुम्हें याद रह जाएगी कि सर मलिक रियाज बहरिया टाउन, मलिक रियाज साहब की जो प्रॉपर्टी है सर वो प्रॉपर्टी भी इसमें नहीं आएगी। प्रॉपर्टी हेड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फॉर सच सेल आ गया। फिर आते हैं प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ, ऐसी प्रॉपर्टी जो आप किसी और के लिए बनाएं, क्या वो इसमें आएगी? नहीं सर, मैं बशीर भाई कॉन्ट्रैक्टर हूं। मैं कौन हूं? बशीर भाई। ऐसा ही मुझे बताएं किसी के अब्बू का नाम तो बशीर नहीं है हो तो बता दे, क्योंकि सर हुआ ये कि एक दफा मेरी आदत है बशीर भाई, मुझे बड़ा पसंद है नाम। मैं क्लास में एग्जाम्पल देता था, बशीर भाई ये, बशीर भाई वो, बशीर भाई ठंड मचाते हैं। सेशन के एंड पे आके मुझे लोगों ने कहा कि सर आपने गलत किया। मैंने पूछा क्यों? बोला सर हमारा दोस्त है, इसके अब्बू का नाम बशीर है। तो आप कह देते हो फिर पूरी क्लास बाद में तो जो है, तो बशीर मुझे बड़ा पसंद है। वैसे खैर आप लोग तो मसला नई नस्ल है, बशीर पुराने वक्तों में नाम रखा जाता था, है ना। अब आजकल कौन रखता है बच्चे का नाम बशीर? आ जाए। तो हमने कहा IAS 11 सर अगर मैं बशीर भाई कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं किसी और के लिए प्रॉपर्टी बना रहा हूं, तो उसको मैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी
आप अपना घर किसी के लिए आप किसी से बनवा रहे हैं, तो जो आपका घर बना रहा है ना, वो ये नहीं कहेगा ये मेरा एसेट है, वो ये नहीं कहेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर है। फिर आगे आऊंगा मेरा बच्चा, फिर कह रहा है ऑनर ऑक्यूपाइड, अब इसके आगे लिख दें नॉट टेस्टेड बट कैन बी टेस्टेड। ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब सर इसके आगे आपने लिखना भी है, समझना भी है, और बड़े गौर से समझना और सुनना है भाई। सर क्यों, इस पे आप क्यों इतना फोकस करें? अब मैं आपसे इसमें आपको घुमाऊंगा, बड़े गौर से सुनना। ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अब ये वो चीजें जो बच्चे को सर यूजुअली नहीं पता होती। ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सुनना मेरा बच्चा। ऑनर, सर ये ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या है, बड़े गौर से सुनना। सर ये वही तो है जो IAS 16 में आ गई ना भाई, ऑनर ने, नहीं सर। ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या है, आपका एक फार्म हाउस है, अब आपने किसी को किराए के लिए नहीं दिया हुआ, आपने कहा है कि भाई मैं जो है ना वीकेंड गुजारूंगा फार्म हाउस में। आप जैसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं भाई कि फार्म हाउस है उधर वीकेंड पे चले गए ये वो, तो अगर ये वाला सीन है, आप फार्म हाउस से आप वीकेंड पे फार्म हाउस, वैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं उनका ये सीन है कि भाई रहते हैं वैसे शहर में, यहाँ पर कराची में, जौहर में, इधर उधर, लेकिन वो कहते हैं वीकेंड पे हम चले जाते हैं बैरिया टाउन। वीकेंड बैरिया टाउन में भी उनके फ्लैट है, और कहते हैं विकेंड पे बैरिया टाउन में होते हैं, वहां पर जो है ना मौज मस्ती जो भी है, और 5 दिन यहाँ पर। और कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो कि जो है उनका भी ये है कि 5 दिन यहाँ पे रहते हैं, वैसे वो लोग रहते हैं मेमार में या हदीद में, तो कहते हैं भाई वीकेंड पे हम अपनी फैमिली के पास होते हैं, बाकी 5 दिन। तो सर अगर आपका ऐसी कोई प्रॉपर्टी है खाली पड़ी हुई है बेशक, लेकिन आप वीकेंड पे वहां पर जा रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब ये तो नॉर्मल चीज है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल, देखिए मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है, अभी भी माशाल्लाह फर्म में हूं मैं एक पार्टनर, तो उस लेवल पे आपको एग्जांपल दूंगा। अब यहाँ पे आप सबने सोच समझ के बताना है। सर यूनिलीवर का आप सबने नाम सुना होगा, है ना? अब सर यूनिलीवर जो है ना, उनका यहाँ पर क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार से थोड़ा सा जो नहीं आगे रोड सीव्यू की तरफ जा रहे हैं, उस रोड पे उनका गेस्ट हाउस है। क्या है भाई? अब गेस्ट हाउस की एक पॉलिसी है। क्या है? गेस्ट हाउस की एक पॉलिसी है, और वो पॉलिसी है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड। अगर आप खातून हैं तो उस गेस्ट हाउस में, ये बातें यूनिलीवर की आदत है, लाहौर के बंदे को कराची शिफ्ट कर दिया, कराची वाले को लाहौर। अगर आप खातून हैं तो आपको 24,000 रुपए से, ये भी किराया ज्यादा ही है, लेकिन पर मंथ के उस पे गेस्ट हाउस मिल जाएगा। लेकिन इसमें गुड थिंग इज दैट कि आपका डिनर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, 24,000 रुपए में आप एक बंदे का डिनर शामिल है, और आपको गेस्ट हाउस में कमरा मिलेगा। अगर आप मर्द हैं तो आपको कितने में? सर ये लग रहा है हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना? नहीं सर, वजह है देखें, खवातीन जो है ना उनको सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए। सही है सर, तो उनको ले बोला सही है ना, तुम लोगों से कौन, मतलब तुमसे लोग डरते हैं भाई, तुमको कोई थोड़ी किसी चीज का डर है। तो बोला आदमी जो है ना, उनको यूनिलीवर एज अ पॉलिसी नहीं चाहता कि वो हमारे गेस्ट हाउस में रहे। बोला क्योंकि यार ये कहीं भी जाके रह सकता है। सही है, ये कहीं भी जाके, ये ली मार्केट के होटल पे भी रह के आएगा। सही है, और ये ऐसा होता है, ये बोलिए अभी हमें लगता है, मैं आपको सच बताऊं, ये कंपनियां जो है ना, लोगों को, बहुत सारी कंपनियां, जब आप बाहर जाते हैं ना, आपको होटल में रुकने के लिए अलाउंस मिल जाता है कि आप होटल में रुके महीने के, और दिन के आपको 6,000 रुपए रेंट वाले होटल में। अब 6,000 में आपको अच्छा होटल मिल जाता है। तो जो लोग लड़के होते हैं ना, उनमें से बहुत सारे वो कोयटा आलमगीर के ऊपर एक कमरा है, उसमें 1,200 रुपए में रहते हैं। सही है, और बाकी जेब में। सही है, तो सर बहुत सब नहीं, लेकिन बहुत सारे। तो जो भाई यूनिलीवर ने कहा, सुनना,
खवातीन कराची में भी और लाहौर में भी इनका गेस्ट हाउस है डॉक्टर्स हॉस्पिटल के पास, तो वहां पर भी बोला 24,000 रुपए खवातीन पर रूम रेंट है महीने का, और मर्दों के लिए 48,000। लेकिन सर यूजुअली यूनिलीवर के एम्प्लॉइज जो है ना यहाँ पे यूनिलीवर एनवायरनमेंट में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार कहीं भी जाएंगे ना हम तो यार जाहिर सी बात है वो अलग किराया है, फिर अलग पानी के मसाइल, इसके मसाइल, डिपॉजिट एक्सेट्रा ना, और 6 महीने साल के लिए होते हैं। अब मुझे बताओ यूनिलीवर अपने एम्प्लॉइज से रेंट रिसीव कर रहा है, अब तुम सवाल पे आ रहा हूं, तुम यूनिलीवर के एम्प्लॉय हो, तुम उसको रेंट भी दे रहे हो गेस्ट हाउस का, तो क्या ये जो गेस्ट हाउस है ये यूनिलीवर के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुई? तो किराया तो मिल रहा है, प्रॉपर्टी कितने लोग कहने के अंदर यूनिलीवर के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं? ऑनलाइन वालों से पूछेंगे। सर सही जवाब है यूनिलीवर के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब आप हो या आपके एम्प्लॉय हो, वो भी आप पे, भाई एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉयर की बात मानता है ना। बता तो मुझे एक बात बताओ यूनिलीवर, अगर तो ये बंदा तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं होता तो क्या ये तुम्हारे गेस्ट हाउस में आके रहता? नहीं। तो बोला तुम किराया ले रहे हो सही है, लेकिन अगर आपने कहा ओन यूज हो और एम्प्लॉय यूज हो, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को भी वो प्रॉपर्टी दी हुई है तो वो ऑनर ऑक्यूपाइड में, तो यूनिलीवर जो उसके दोनों गेस्ट हाउस है, वैसे कितने 4 हैं, हर मतलब जहाँ पे उनकी रहीम यार खान में स्टेट है पूरी, और अपना कराची में है, लाहौर में है, उन सबको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 में शो करता है, वो उनको अपने पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में शो। तो याद रखना अक्सर क्या ये टेक्निकल पॉइंट है कि अगर एम्प्लॉय भी रखा है ना आपका उस गेस्ट हाउस में, बेशक वो आपको पैसे भी दे रहा है, तो भी वो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, और इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ऑनर ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है? ओन यूज और एम्प्लॉय यूज। आपने खुद अपने इस्तेमाल में रखी हुई, आपका एम्प्लॉय रह रहा है, तो वो इसमें फॉल नहीं करेगी। चले सर बढ़ूंगा आगे। चले सर आगे आएंगे, और हमने कहा जी बेटा ऑफिस एम्प्लॉइज, तो हमने कहा सर आगे आऊंगा, और आगे आते हुए आखिरी पॉइंट पे आऊंगा, इसके आखिरी पॉइंट पे आऊंगा। ये कह रहा है प्रॉपर्टी लीज टू अनदर एंटिटी अंडर फाइनेंस लीज के आगे लिखने इंस्टॉलमेंट। आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी को इंस्टॉलमेंट पे दे दी है, मतलब वो इंस्टॉलमेंट पे आपसे खरीद रहा है, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। अब बड़े गौर से सुनना नौजवानों, मेरी बात सुनना, 5 चीजें एक्सक्लूड में भी, और एक्सक्लूड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो। दूसरी, जो आप बनाकर फौरन बेचने के मूड में हो, इन्वेंटरी। तीसरी, जो आप किसी और के लिए बना रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो। चौथी, जो कि ऑनर ऑक्यूपाइड है, आपने खुद यूज की हुई है, या पांचवी, जो आपने किसी को इंस्टॉलमेंट पे बेच दी है। ये 5 तरह की प्रॉपर्टीज आपकी नहीं है इन्वेस्ट कर। देखे ना इंस्टॉलमेंट क्यों यहाँ पे, सिर्फ इंस्टॉलमेंट इसलिए है कि बाज मर्तबा इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, मैं अपने नाम पर लगता हूँ चीज, उसको कहता हूँ जब तुम मुझे ज्यादा इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, जैसे बैंक करता है। तो कहने को देखा जाए तो वो प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट वाली भी मेरे नाम पर आ रही होती है, बट वो मेरी अफेक्टिवली। तो हमने कहा 5 चीजें नहीं। अब सर देखें, वैसे तो मैं आपको एक सवाल कराने के मूड में हूं अभी, और करेंगे भी, उसके शुरू के कम से कम कुछ पॉइंट्स तो कर लेंगे आज। सर अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, आखिरी पेज पे आ जाए। IFRS बॉक्स का सवाल है ये, इसके कुछ पॉइंट्स अभी हम कर सकते हैं, उनको देखेंगे, यस या नो वाले हैं। चलें सर,
अब आगे आते हैं, हाउ वुड यू क्लासिफाई दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब ये सवाल आज जरा टेक्निकल भी, आपके कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग करेंगे। यू ऑन अ स्मॉल अपार्टमेंट टू रेंट आउट, आपने एक फ्लैट अपार्टमेंट लिया हुआ है किसी को रेंट पे देने के लिए, तो देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुई ना सर, अपार्टमेंट इज बिल्डिंग, बट योर टेनेंट गोज, आपके टेनेंट का किराएदार का दिवाला है, जो कि आपने कहा चल भाई तू निकल, बाहर निकाला। यू आर लुकिंग फॉर अनदर, अभी आप दूसरे किराएदार को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब यहां पर कहानी में आया ट्विस्ट, ड्यूरिंग योर सर्च, अभी आप ढूंढ रहे थे, अभी मिला नहीं है, यू यूज द अपार्टमेंट एज योर ऑफिस, आपने उस अपार्टमेंट में बोला चलो भाई मैं ऑफिस भी थोड़े दिन यहीं पे बैठ कर, इन्वेस्टमेंट और ऑनर ऑक्यूपाइड। सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं रही, ऑनर ऑक्यूपाइड। इस वक्त की कंडीशन देखेंगे, अगर आप खुद यूज कर रहे हो तो क्या हो गई, तो इसका आंसर लिख लें अपने पास हैंड आउट में ही, ऑनर। यू एंटर इनटू अ 30-year फाइनेंस लीज, आपने किसी से प्रॉपर्टी लीज पर ली है, फाइनेंस लीज पर ली, अब आप दे नहीं रहे किसी को, बेच नहीं रहे, खरीद रहे इंस्टॉलमेंट पे। यू एंटर इनटू अ 30-year फाइनेंस लीज, इंस्टॉलमेंट पे खरीदी है, फॉर अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग दैट यू प्लान टू लेट टू योर टेनेंट्स, आप किसी से बिल्डिंग खरीद रहे हैं किराए पर, इंस्टॉलमेंट पर, और आपका इरादा है कि आप उसको आगे किराए पर देंगे, क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऐसा ही है। अब आ जाए सर इसके जो है, हम आते हैं 4 पे, अ बिग इन्वेस्टमेंट कंपनी परचेज, 3 को अभी आपने छोड़ देना है, अ लैंड डीप अंडर इट्स फेयर वैल्यू, वही बात कि भाई सस्ते में मिल रही थी, जमीन खरीद ली, एज इट वॉज सच अ ग्रेट बार्गेन, इतनी अच्छी डील हो गई, द कंपनी इज अनडिसाइडेड व्हाट टू डू विद द लैंड, आइदर टू सेल इट और टू डेवलप सम प्रॉपर्टी ऑन इट, decision will be taken in the later accounting period, investment property। अब आऊंगा सर एक और पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5, ये आखिरी पॉइंट है आज की क्लास का। यू अक्वायर्ड द बिल्डिंग अंडर 30-year फाइन, आपने फिर इंस्टॉलमेंट पे बिल्डिंग ली। यू रिफर्बिश द ऑफिस, आपने बिल्डिंग तो ली तो सही, लेकिन वो अच्छी हालत में नहीं थी, आपने प्रॉपर उसको अच्छी हालत में लेकर आए, एंड प्लान टू सबलेट दीज ऑफिसेस, बट यू आर अवेटिंग अप्रूवल्स फ्रॉम लोकल, आपने कहा मैंने बिल्डिंग ले ली है, उसको तैयार भी करवा लिया है किराए पर देने के लिए, लेकिन अभी मैंने जो है मैं उसको किराए पर दे नहीं सका हूं, क्योंकि यार कुछ अथॉरिटीज से मुझे क्लियरेंस चाहिए। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, बाहर मुल्कों में जब आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो आपको किसी से अप्रूवल सरकारी इदारों से चाहिए होती है। बताएं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या नहीं, कितने लोग कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऑनलाइन वाले बच्चों से लेंगे जवाब। यस सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सर हमने कहा ये भी हमारी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है सर। अच्छा, अब हमने कहा सर आपने इसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर, इसका भी ए और बी घर से देखना है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सर हर क्लास के एंड में हमारी एक रिवायत होगी कि हम हर क्लास के एंड में रिवाइज करेंगे आज जो क्लास हमने करी, अगली क्लास के शुरू में भी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप भूल जाएंगे, तो आपको याद दिलानी जरूरी है। तो सर आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने सबसे पहले जो है पढ़ा कि IFRS क्यों आते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इन प्रेजेंटेशन और मैनिपुलेशन से बचा सकें। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी सर, स्कोप और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहता है कि भाई वो लैंड और बिल्डिंग आएगी जिसको आपने किराए के लिए रखा हुआ है या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है, या दोनों मकासद हैं आपके, वो इसमें आएगी, उसके अलावा कोई और चीज। फिर हमने कहा इसके अंदर इंक्लूड्स में भी 5 बातें, एक्सक्लूड्स में भी इंक्लूड की 5 बातें। पहली बात, वो लैंड जो तुमने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ले ली है। दूसरी बात बताओ,
हमने कहा सर वो लैंड जिसका अभी आपको यूज डिसाइड नहीं हुआ। तीसरी बात, वो बिल्डिंग जो तुमने इंस्टॉलमेंट पे दी हुई है। चौथी बात, वो बिल्डिंग जो कि तुमने अभी इंस्टॉलमेंट पे नहीं दी लेकिन तुम उसका किराएदार ढूंढ रहे हो। पांचवी बात, वो जो अभी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। एक्सक्लूड्स की 5 बातें कितनी? पहली चीज के IS 16 में बिजनेस में यूज कर रहे हो। दूसरी चीज इन्वेंट्री है, बना के बेच दोगे। तीसरी चीज क्या आप किसी और के लिए बना रहे हो। चौथी चीज ऑनर या उसका एम्प्लॉय कर रहा है। पांचवी चीज तुमने किसी को इंस्टॉलमेंट पर बेच दी है। सर एक एंड में छोटी सी एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह बंदे के साथ वही करता है जैसा वो बंदा उसके साथ गुमान रखता है। तो आप अल्लाह से गुमान अच्छे रखें, इंशाल्लाह आप सब सीए अब से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे। हिम्मत रखें और अपनी नीयत करें कि मैं इंशाल्लाह क्वालिफाई होने के साथ साथ और होने के बाद भी इंशाल्लाह इस मुल्क से सूदी निज़ाम भी खत्म करूंगा। तो जो कुछ भी आपका ये सारा इबादत में आएगा। कुछ बच्चों ने पूछा सर फी स्ट्रक्चर बताने, रिफ्रेशर का, ये सब आपको इंशाल्लाह निमरा और ताहिर बता देंगे। उनके नंबर में ग्रुप में शेयर भी अभी कर देता हूँ, उनसे आप राब्ता करें। उनसे मामला हल ना हो तो कुछ मुझे बताएं। सर किसी का कोई भी सवाल हो तो मुझसे भी आके भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों अभी आप चैट में भी अपना सवाल लिख के दे सकते हैं। बाकी बच्चे हम मिलेंगे ट्यूसडे को, अगली क्लास होगी इंशाल्लाह ट्यूसडे को 2 बजे आपसे मेरी मुलाकात होगी।